अस्सलाम वालेकुम। चलें तो इसको देखें। मैंने एक बहुत बेसिक सा ये कुछ लाइंस लिखी हैं और इसमें मैंने क्या किया हुआ है, कंस्ट्रक्टर के अंदर वैल्यूज़ को हार्ड कोड किया हुआ है। सही है, जो एट्रीब्यूट्स हैं उनको मैंने हार्ड कोड किया हुआ है। अच्छा भाई, तो देखें ज़रा, ये मैंने एक बहुत बेसिक सा कोड लिखा हुआ है जिसमें मैंने दो एट्रीब्यूट्स बनाए हुए हैं और दोनों के अंदर मैंने वैल्यूज़ को फिक्स किया हुआ है, हार्ड कोड किया हुआ है। सही है। अच्छा, आप एक बात समझिएगा। लेट से अगर मैं इस चीज़ को लिखता हूँ, ठीक है, मैंने सिर्फ क्या किया, क्लास को कॉल किया, मतलब क्लास का नाम यहाँ पे लिखा, ठीक है, तो क्या होगा, क्या ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा या नहीं होगा? क्वेश्चन ये मैंने ऊपर क्या किया हुआ है, एक बेसिक सा कोड लिखा हुआ है, एक बहुत सिंपल सी क्लास बनाई हुई है और मैंने यहाँ पे क्या किया, ये क्लास को कॉल किया। सही है। तो अब सवाल ये है कि ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा या नहीं होगा? हाँ, ये जवाब है। ठीक है, तो जी उसके अंदर रिटर्न का बोल है। नहीं, देखें, रिटर्न तो हम जब लगाते हैं जब आप कोई मेथड बनाते हैं और आपको जो आपने कैलकुलेशन की है ना मेथड के अंदर, वो आपने किसी वेरिएबल में स्टोर करवानी हो। ठीक है, तो रिटर्न वाली बात यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है फ़िलहाल। पॉइंट ये था कि भाई अगर मैं क्लास का नाम लिखूँ इस तरीके से तो क्या ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा या नहीं होगा? तो इसका आंसर ये है कि भाई ऑब्जेक्ट तो क्रिएट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। सही है। अब पॉइंट समझिएगा ज़रा, मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट तो क्रिएट हो गया और इसने क्या कहा कि भाई उस ऑब्जेक्ट को इसने बनाया, पर्सन ऑब्जेक्ट को बनाया और कहाँ रख दिया? इस एड्रेस पर रख दिया। समझ रहे हैं? इस एड्रेस पर रख दिया। सही। अच्छा, ऑब्जेक्ट आपका बन चुका है, इसका मतलब सही है, ऑब्जेक्ट आपका बन चुका है और वो इस एड्रेस से पड़ा हुआ है। लेकिन क्या है, सिंस, हाँ बोलें, ये तो हमारा क्लास का ये जो पर्सन है तो क्लास नेम है। क्लास नेम और ऑब्जेक्ट नेम तो दो अलग चीजें हैं। मतलब ये ऐसा है कि हम अगर लिस्ट को कॉल कर रहे हैं, लिस्ट एक क्लास है, तो ये ना, तो वो तो एक तरह रिजर्व की हो गई पाइथन के लिए। अब हम कोई और तो नाम कॉल कर सकते हैं, लेकिन रिजर्व की को ऐसा वेरिएबल कॉल नहीं कर सकते या ऐसा ऑब्जेक्ट कॉल नहीं कर सकते। हाँ, ये आज तक हमने नहीं पढ़ा ना, लेकिन आज ये फर्स्ट टाइम ये इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ मैं कॉन्सेप्ट, मतलब क्लैरिफाई करवा रहा हूँ कि होता क्या है कि हमने पहले भी बात की थी, शायद पहली ही क्लास में देखा था कि हम ऑब्जेक्ट किस तरह क्रिएट करते हैं। तो मैंने बताया था भाई लेफ्ट पे क्या आता है, ऑब्जेक्ट का नेम आता है, इक्वल्स टू करके राइट साइड पे क्या करते हैं, हम क्लास का नाम लिखते हैं। ठीक है, ब्रैकेट्स के अंदर, याद होगा। तो हमने कहा था इस तरीके से क्या होता है, हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है। सही है। लेकिन अब थोड़ा सा उसी को फर्दर मुझे डिटेल में बताना है कि वो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा किस तरीके से काम करता है। कॉन्सेप्ट तो सही है, सही है, ऑब्जेक्ट तो क्रिएट होगा उस तरीके से भी, इस तरीके से भी। सही है। लेकिन पॉइंट ये समझाना है मुझे कि हम जो ऑब्जेक्ट का नाम यूज़ कर रहे होते हैं ना, वो हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंस रखता है, मतलब हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है ऑब्जेक्ट का नाम, जिसको हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के विदाउट वेरिएबल कहा था। तो वो समझाना चाह रहा हूँ मैं असल में। तो पॉइंट समझें कि भाई जब मैं किस क्लास को कॉल करूँगा ना, क्लास के नेम को कॉल करूँगा, तो आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। अब जैसे मैंने यहाँ पे एक मरतबा कॉल किया ना, मैं इसको अगर 10 मरतबा और कॉल करूँगा तो क्या करेगा ये, और उसको नहीं, देखें, अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाएगा। समझे इस बात को? देखें, वही मेरा जो कॉन्सेप्ट था ना, मैंने आपको इसको विजुलाइज करवाया था कि एक रैम है, उसमें कुछ स्पेस होती है हमारे पास। ठीक है, हाँ। तो अब हुआ क्या, जब मैंने एक मरतबा पर्सन को कॉल किया ना, तो कंपाइलर ने क्या किया, पर्सन का ऑब्जेक्ट बनाया, मतलब एक छोटी सी स्पेस को लिया और उस स्पेस का एड्रेस ये है, मतलब उस लोकेशन का एड्रेस ये है जहाँ पर उसने हमारे ऑब्जेक्ट को बनाकर रख दिया है। अब मैंने जब दोबारा पर्सन को कॉल किया, पर्सन को यहाँ पे रन किया, तो देखें अब ऊपर वाला एड्रेस और नीचे वाला एड्रेस आपका डिफरेंट है। थोड़ा सा एंड का मैच करें, यहाँ पे 230 आ रहा है एंड में और यहाँ पे क्या आ रहा है, CD0 आ रहा है। सही है। तो दोनों डिफरेंट एड्रेसेस है ना, मतलब उसने दो ऑब्जेक्ट बना दिए हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है कि भाई मैं जितनी मरतबा पर्सन को कॉल करूँगा तो इसका मतलब ये है कि हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट होता चला जाएगा। और ये एप्लीकेबल है आपका दूसरी डेटा टाइप्स के लिए भी। देखें, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ लिस्ट, ठीक है, ब्रैकेट्स बनाता हूँ, तो क्या कर रहा है ये, हमें क्या दिखा रहा है, एम्प्टी लिस्ट दिखा रहा है। ये एड्रेस नहीं बता रहा है, लेकिन क्या कर रहा है, हमें फिर भी बता रहा है कि हाँ भाई इस तरह की एम्प्टी लिस्ट उस किसी जगह पर उसने जाके क्या कर दी है, क्रिएट
कर दी है। समझ पा रहे हैं बात को? अच्छा, अगर मैं एक काम करूँ, अगर मैं इसको आईडी में लिखूँ तो होपफुली उसका एड्रेस बता दे। हाँ देखें, इसने क्या किया, एड्रेस बता दिया है। सही है कि भाई इस एड्रेस पे क्या किया हुआ उसने, एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट कर दी है। इसी तरीके से अगर मैं एक और मरतबा इस लिस्ट को कॉल करूँगा तो दूसरी लिस्ट का ऑब्जेक्ट भी क्या करेगा, ये क्रिएट कर देगा। सही है, बात समझ रहे हैं यहाँ तक? हाँ बोले। देखिए यहाँ पर्सन जो है एक ही ऑब्जेक्ट है ना, मतलब सेम नाम है। अगर A1 हम लेते हैं, हाँ। A1 को जितनी दफा कॉल करें उसका एड्रेस जो है सेम रहेगा। नहीं, देखें दोबारा बोलें, A1 को कॉल करें क्या? A1 हमारा एक ऑब्जेक्ट है। हाँ। तो उसको जितनी दफा भी कॉल करें A1 को, जब तक हम इसको A2 नहीं करते ना, तब तक उसका रैम के अंदर एड्रेस सेम रहेगा। बिल्कुल ऐसी है। लेकिन जब उसको A2 करेंगे तब उसका एड्रेस चेंज होगा। बिल्कुल। अब सेम यहाँ पे पर्सन जो है, पर्सन वही पर्सन है, नीचे सेम वही मतलब सेम ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट तो चेंज नहीं होगा ना, जब ऑब्जेक्ट चेंज होगा तो एड्रेस चेंज क्यों कर रहा है? मैं बताता हूँ, देखें इसको। दोनों का सेंस तो अलग अलग होगा ना। ऑब्जेक्ट चेंज होगा। बिल्कुल ऐसी है, लेकिन इसको फर्दर क्लैरिफाई कर देता हूँ। अच्छा, इसको समझिएगा। देखें अगेन, इमेजिन करें कि ये आपके पास क्या है, कुछ रैम में स्पेस मौजूद है। ठीक है, ये पूरी स्पेस जो है वो मतलब मौजूद होती है ना हमारी रैम के अंदर। इसकी 8 GB की स्पेस होती है, कभी 16 GB की होती है। तो उसके अंदर एक्चुअली हम डेटा रन टाइम पर स्टोर करवा रहे होते हैं। ठीक है, तो उसी कॉन्सेप्ट को हम लेके चलेंगे। लेट से क्या किया, जब मैंने एक मरतबा पर्सन को कॉल किया तो लेट से इस पोजीशन पर, जब कहीं भी रैंडम जगह पे जाके क्या करेगा, लेट से इसने क्या किया, इस जगह पर हमारा एक पर्सन का ऑब्जेक्ट बना के रख दिया। ठीक है, जब मैंने एक मरतबा पर्सन को कॉल किया तो क्या किया इसने, एक ऑब्जेक्ट बना दिया। सही है, और उसका कुछ एड्रेस था, उसने वो दिखा दिया, जो भी एड्रेस आ रहा था। ठीक है, अब मैंने दोबारा से पर्सन को कॉल किया, पर्सन को दोबारा से कॉल किया। अब समझिएगा बात को, जब दोबारा से कॉल किया ना तो क्या किया उसने, इस वाले ऑब्जेक्ट की तरफ नहीं आया, उसने कहीं भी किसी और जगह पर, किसी भी रैंडम जगह पर एक और जो लोकेशन है ना, या एक और थोड़ी सी स्पेस को हमारे ऑब्जेक्ट के लिए स्पेसिफाई कर दिया कि भाई जो दूसरी मरतबा ऑब्जेक्ट बना है ना वो यहाँ पर मौजूद है। लेट से वो दूसरा ऑब्जेक्ट मौजूद है कुछ इस लोकेशन पर। समझ रहे हैं? तो अब मुझे बताएं कि आपने जब दूसरी मरतबा इस पर्सन को कॉल किया, इसने आपका एक और ऑब्जेक्ट बनाया, तो अब दोनों ऑब्जेक्ट्स के एड्रेसेस सेम होंगे, डिफरेंट होंगे? डिफरेंट होंगे। तो मैं पॉइंट ये समझाना चाह रहा हूँ कि हम क्लास को जितनी मरतबा भी कॉल करते हैं, क्लास को जितनी मरतबा भी कॉल करते हैं, तो क्या करता है वो, हर मरतबा जाकर एक न्यू ऑब्जेक्ट बना देता है हमारी मेमोरी के अंदर। हाँ बोलें। एक तो ये जब भी हम क्लास का जो नेम है उसको एज अ ऑब्जेक्ट यूज करते हैं तो वो उसको हर दफा जाके एक नया ऑब्जेक्ट बनाता है। लेकिन अगर हम एक रैंडम ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, जैसे कि ऑब्जेक्ट A1 था, उसको जितनी दफा कॉल करेंगे वो सेम ही एड्रेस रखेगा। बिल्कुल। लेकिन अगर हम क्लास का नेम, स्पेसिफिक क्लास का नेम अगर यूज करते हैं तो उसके लिए हमेशा वो नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। बिल्कुल। ठीक है, मैं इसको फर्दर और बताता हूँ, यही पॉइंट है बताने का। ठीक है, पहले बताएं, इतनी बात क्लियर हो गई कि भाई क्लास को जितनी मरतबा भी कॉल करेंगे, पाइथन क्या करेगा सॉरी, उसका हर मरतबा एक न्यू लोकेशन पे जाके हमारी रैम के अंदर एक ऑब्जेक्ट बना देगा। और ऑब्जेक्ट बनाने का मतलब क्या है, हम बोलने भाई उसने छोटी सी स्पेस जो है वो एलोकेट कर दी है हमारे इस डेटा के लिए। सही है, तो दोनों जगह अभी हार्ड कोडेड डेटा पड़ा हुआ है। देखें अभी मैंने हार्ड कोड किया ना डेटा को, दोनों में ही अली है और दोनों में ही मेल है। सही है, तो दोनों में ही मतलब इस लोकेशन की बात करें, इस लोकेशन की बात करें, दोनों पे ही अली और मेल यहाँ पे एड्रेस डिटेल्स पड़ी हुई हैं। सही है, डिटेल्स सेम है, लेकिन जहाँ जहाँ वो मौजूद है वो दोनों डिफरेंट लोकेशंस हैं। समझ रहे हैं? तो पॉइंट ये बताना चाह रहा हूँ कि जितनी मरतबा क्लास को कॉल करेंगे उतनी ही मरतबा आपका ऑब्जेक्ट बनेगा। सही है, उतनी मरतबा आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। और इसी वजह से उसने क्या किया, हमें डिफरेंट एड्रेसेस दिए। सही है, तो अब यहाँ चलते हैं कि भाई अब मैंने इन दो ऑब्जेक्ट्स को बना तो लिया, लेकिन मसला क्या है, मसला ये है कि भाई मैंने ये जहाँ पर मतलब ये ऑब्जेक्ट्स जहाँ पर क्रिएट हुए हैं ना, मैंने उनका एड्रेस अपने पास स्टोर नहीं किया।
ठीक है, समझिएगा बात को। अभी जो आप बात करते हैं ना A1 वाली या P1 वाली, जो भी हमने ऑब्जेक्ट का नाम रखा, मैंने वो तो यहाँ पे यूज़ नहीं किया ना, जस्ट मैंने क्लास का नाम लिखा, एग्जीक्यूट किया, दोबारा से क्लास का नाम लिखा, फिर एग्जीक्यूट किया, 2 ऑब्जेक्ट्स बंद हो गए। लेकिन वो ऑब्जेक्ट्स जिस जगह पर मौजूद हैं, मैंने उन जगह का, ठीक है, रेफरेंस या एड्रेस स्टोर नहीं किया। अब मसला क्या है, नहीं किया तो क्या मसला? मसला ये होगा कि भाई अगर मुझे कल को या कुछ टाइम बाद मुझे इस वाले ऑब्जेक्ट के साथ कुछ चेंज करना है, ठीक है, मुझे लेट से इसका नाम चेंज करके क्या करना है, अली से करना है, कोई दूसरा नाम करना है, ठीक है, या इसका जेंडर चेंज करना है, समझ रहे हैं बात को, तो मैं उसको एक्सेस ही नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मेरे पास वो वेरिएबल ही नहीं है इसका अभी तक। सही है, अगर मैं डायरेक्ट एड्रेस दूंगा तो काम थोड़ी करेगा वो। असल में ये एड्रेस हम कहाँ सेव कर रहे होते हैं, हमारे वेरिएबल के अंदर सेव कर रहे होते हैं। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो असल में ऑब्जेक्ट आपका वो वेरिएबल नहीं होता, वेरिएबल तो जस्ट क्या करता है, आपके ऑब्जेक्ट का रेफरेंस होल्ड किया हुआ होता है। उस ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट आपका क्रिएट हुआ है ना रैम के अंदर जाकर, उस ऑब्जेक्ट को जस्ट क्या कर रहा होता है, वो अपने पास स्टोर किया हुआ होता है। समझ पा रहे हैं बात को या नहीं? ठीक है, तो पॉइंट क्या था समझाने का कि भाई आपका ऑब्जेक्ट तो इस तरह से ही बन जाएगा, लेकिन हम ऑब्जेक्ट का नाम क्यों यूज़ करते हैं, ऑब्जेक्ट का नाम बोल रहे हैं, उसको वेरिएबल बोल रहे हैं, क्यों? क्योंकि भाई उसके अंदर हमारे इस ऑब्जेक्ट का एड्रेस या रेफरेंस स्टोर हुआ हुआ होता है। सही है, इसी वजह से हमारे जो वेरिएबल्स होते हैं ना, जो आज तक हमने उनको वेरिएबल्स बोले हैं, वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर जो प्रॉपर नाम है वो क्या है उसका, रेफरेंस वेरिएबल्स कहलाते हैं वो। ठीक है, क्या कहलाते हैं वो? रेफरेंस वेरिएबल। ठीक है, आप उसको ऑब्जेक्ट नेम भी बोल सकते हैं, लेकिन आपको ये कौन से पता होना चाहिए कि भाई इटसेल्फ कुछ भी नहीं है। असल तो जो आपका काम कर रहा है वो कौन कर रहा है, या आपका क्लास का नाम कौन काम कर रहा है, असल ऑब्जेक्ट क्रिएशन वाला काम कौन कर रहा है, या आपका क्लास का नाम कौन मतलब काम कर रहा है, जिसने ऑब्जेक्ट एक्चुअली बनाया। सही है, लेकिन हुआ क्या, आपको मालूम है ना कि हमने इस तरीके से बहुत मरतबा काम किया। लेट से मैंने लिखा नम इक्वल्स टू कोई भी, इसमें मैंने डेटा स्टोर कर दिया, कोई भी नंबर। ठीक है, तो असल में हम इस तरीके से जो लिख रहे हैं राइट साइड पे, ये असल में आपका क्या कर रहा है, एक इंटीजर ऑब्जेक्ट बना रहा है मेमोरी में जाकर, रैम में जाकर। सही है, और उस जगह का एड्रेस कौन स्टोर करेगा, नम के अंदर स्टोर हो रहा होगा। सही है, नम इटसेल्फ कुछ भी नहीं है। मतलब हम आज तक ये बोलते आएंगे भाई नम में डेटा स्टोर हो रहा है, नम में डेटा स्टोर हो रहा है, नहीं नहीं, नम तो आपका क्या कर रहा है, जस्ट एक रेफरेंस होल्ड किया हुआ है, उसने एक एड्रेस या रेफरेंस को स्टोर किया हुआ अपने अंदर। असल तो आपका ऑब्जेक्ट कहाँ क्रिएट होता है भाई, रैम में या मेमोरी में जाके आपका वो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा होता है। समझ रहे हैं? तो ये पॉइंट क्लियर हो रहा है। तो इसीलिए ऑब्जेक्ट नेम को जो अच्छा एक और सूटेबल नेम है वो क्या है हमारा, रेफरेंस वेरिएबल, कि उसके अंदर ऑब्जेक्ट का एड्रेस मौजूद होता है। समझ रहे हैं इस बात को? कोई मसला अभी? तो अब आपके पॉइंट पर आते हैं, मैं आपका पॉइंट क्लियर करता हूँ। अब लेट से मैंने यहाँ पे उस वेरिएबल का नाम क्या रखा, रेफरेंस वेरिएबल को P1 कहा, और मैंने यहाँ पे क्या कहा, पर्सन। ठीक है, अब समझिएगा, इस राइट वाली साइड से आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, लेकिन जहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा वो एड्रेस किस में सेव हो जाएगा भाई, P1 में हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या किया मैंने, उस एड्रेस को अपने पास P1 में सेव कर लिया। सही है सॉरी, उस P1 के अंदर मैंने रेफरेंस को सेव कर लिया। ठीक है, अब P1 को मैं जितनी भी मरतबा कॉल क्यों ना कर लूँ भाई, वो पॉइंट तो कहाँ कर रहा होगा। लेट से मैंने एक और मरतबा कॉल किया ना, उसने क्या किया, अपनी मरतबा ऑब्जेक्ट यहाँ पर बना के रखा। ठीक है, और इसका एड्रेस किस में सेव करवा लिया हमारे पास, P1 के अंदर। तो P1 को भले ही मैं 1000 मरतबा कॉल क्यों ना कर लूँ, वो किसकी तरफ पॉइंट आउट कर रहा होगा, इसी एड्रेस की तरफ, इसी लोकेशन की तरफ पॉइंट आउट कर रहा होगा। समझ रहे, चूंकि उसने एड्रेस स्टोर कर लिया ना। समझ रहे सॉरी, तो मैं इस वेरिएबल, रेफरेंस वेरिएबल की मदद से उस जगह पर जाकर, ठीक है, क्या कर सकता हूँ, वहाँ पर मौजूद एट्रीब्यूट्स, वहाँ पर मौजूद फंक्शंस, सॉरी मेथड्स को एक्सेस कर सकता हूँ। समझ पा रहे हैं बात को? क्लियर हो रही है भाई ये बात? सही है। अब अगर आपने P2 बनाया तो असल में क्या हो रहा है, P2 इटसेल्फ जस्ट एक वेरिएबल है जिसमें आप क्या करें, डेटा को स्टोर करें, जस्ट लाइक गिलास या कोई भी चीज़ जिसमें कुछ चीज़ होल्ड हो जाती है बस। ठीक है, लेकिन असल चीज़ क्या है, हमारे पास क्लास का नाम है जो काम कर रहा है, और वो ही आपका ऑब्जेक्ट क्रिएशन करता है। समझ रहे हैं बात को? और अगर हमने ऑब्जेक्ट का नाम नहीं रखा, रेफरेंस वेरिएबल यूज़ नहीं किया, तो बस मसला क्या होता है भाई, दोबारा से हम उसको एक्सेस नहीं कर सकते फिर। ठीक है, ये मसला होता है। क्लियर है जी? बोले जी बोले। एड्रेस आया था 007X, अगर हम ये नंबर कभी मतलब एग्जीक्यूट करने की कोशिश करें, इससे कोई फायदा होगा हमें? ये नंबर अगर ये नंबर कभी डालने की कोशिश करें, एग्जीक्यूट करें, तो ये
ये हमें उस तरफ लेके जाएगा जिसका ये एड्रेस है। पॉसिबल है कि हो सके, मैंने इसको वैसे देखा नहीं है, रिसर्च नहीं की भी इस बारे में, लेकिन अगर ये एड्रेस आपको प्रोवाइड कर रहा है ना, जैसे ऊपर इसने एड्रेस दिया था, तो पॉसिबली हम समहाउ इस एड्रेस को या इस पूरी चीज़ को यूज़ करके समहाउ उस लोकेशन तक पहुंच जाएं। मतलब टैग कर सके इसको। हाँ, ये पॉसिबल, मतलब हो सकता है कि पॉसिबल हो, मैंने इसको एक्सप्लोर नहीं किया, इसको देख लेंगे, ठीक है, क्वेश्चन आया तो। लेकिन पॉइंट क्या है कि अगर आप एक्सप्लोर कर भी पा रहे होते हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा क्या लगता है, मतलब काम आपका बढ़ नहीं जाएगा, ठीक है। तो हाँ, तो इससे अच्छा ये नहीं हो कि हम एक सिंपल ये वाला सिंटेक्स यूज़ करें, ये वाला सिंटेक्स है, ये वाला सिंटेक्स, और डायरेक्ट ही उस एड्रेस को वेरिएबल में सेव करवा दें। समझ रहे हैं बात को? तो पॉसिबल हो सकता है कि हो सके, ठीक है, मैं इसको देख लूँगा एक मरतबा, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है जी। बोलें। पूछा था कि जो पैरामीटर सेट रहते हैं, हाँ, तो मैं उसमें लिखा था कि ये स्ट्रिंग होगी या लिस्ट होगी, हाँ, माजरत यार, मैं उसको देखना भूल गया, ठीक है, मैं उसको देख लेता हूँ, बस मुझे ना एक मैसेज कर दिएगा, ठीक है, मैं घर जाकर उसको चेक करके बता दूँगा। सही है भाई, यहाँ तक क्लियर है? तो कंक्लूजन क्या निकली कि भाई आपका जो वेरिएबल होता है ना, एक्चुअली वो रेफरेंस वेरिएबल होता है। क्यों रेफरेंस वेरिएबल उसको बोला जाता है? ऑब्जेक्ट का नाम भी बोल सकते हैं वैसे तो, लेकिन रेफरेंस वेरिएबल क्यों बोला जाता है? क्योंकि ऑब्जेक्ट जहाँ पर क्रिएट हुआ है वो उसका एड्रेस स्टोर कर रहा होता है आपका वेरिएबल, ठीक है, और उसी वेरिएबल की हेल्प से फिर हम क्या कर सकते हैं, उस जगह पर मौजूद एट्रीब्यूट्स जो हमने डेटा सेव किया हुआ उसको हम क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ p1.name, तो क्या मिलेगा मुझे? वही मिलेगा अली, जो हमने ऊपर हार्ड कोड किया हुआ है। लेकिन मैंने जब मैंने इसको क्रिएट किया, तो अब मेरे लिए, ठीक है, इसका एड्रेस इसका डेटा निकालना क्या है, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। समहाउ हो सकता है कि पॉसिबल हो, लेकिन क्या है कि हमारे पास इस तरह से जो डेटा हमने क्रिएट किया, जो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, वो लॉस हो चुका है हमसे। समझ गए इस बात को? अच्छा, अब एक चीज़ देखिएगा ज़रा, अब ये कुछ सिमिलर हम काम करने वाले हैं, अब आपको अच्छे से क्लियर होगा। आपको मैं एक रिकॉल करवाता हूँ। हमने एक लिस्ट की कॉपी बनाई थी, अगर किसी को याद हो। लेट्स से मैंने बोला भाई L1 एक लिस्ट है, और इसके अंदर क्या मौजूद है, 1 2 3 मौजूद है, ठीक है। और मैंने क्या किया, 1 2 4 सॉरी, ठीक है, L2 एक और लिस्ट बनाई, और मैंने क्या किया, इक्वल्स टू L1 कर दिया। ये याद आ रहा है किसी को? कॉपी बनाई थी ना हमने। हाँ, लेकिन उससे पहले एक और हमने चीज़ डिस्कस की थी कि कॉपी करने का सब तरीका कॉपी मेथड चलाकर होता है, ठीक है। अगर मैं डायरेक्ट इस तरह से लिख दूंगा ना, तो इस तरह मसला क्या आ रहा था कि भाई अगर मैं L2 वाली लिस्ट के अंदर कुछ चेंज करूँ, कुछ ऐड करूँ, ठीक है, कुछ रिमूव करूँ, तो साथ साथ वो सारे के सारे चेंजेस यहाँ पे भी आ रहे होते थे जी। हाँ एग्जैक्टली, ठीक है। तो उसका कॉन्सेप्ट बताता हूँ मैं क्या था। हमने उस टाइम पे जिक्र तो किया था, मुझे याद पड़ रहा है, सही है, लेकिन हाँ, लेकिन उसको हमने कहा था इतनी डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर ये पूरा टॉपिक है। तो अब इसको ज़रा समझिएगा। अब इसको यहाँ से समझें। लेट से मैं एक काम करता हूँ, मैं ना एक P2 ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, और मैं इसको लिख देता हूँ P1 इक्वल्स टू P1, कि भाई P1 का जो डेटा है वो किस में उठा के डाल दो, P2 में डाल दो, सही है। P1 का डेटा उठा के किस में डाल दो, P2 में डाल दो। तो अब क्या हुआ, हमारे पास एक और हमने रेफरेंस वेरिएबल बना लिया, ठीक है। ये बात समझ रहे हैं यहाँ तक, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं लेट से लिखता हूँ P2.name इक्वल्स टू, और अली की जगह मैं लिख देता हूँ हामिद। अली लिखा होता ना भाई ऊपर हमारे पास, ठीक है। P1 का नेम में क्या मौजूद था, अली था। तो जब मैंने P1 को बराबर रखा किसके, P2 को जब मैंने बराबर रखा P1 के, तो P2 का नाम भी क्या होगा, अली होगा, और इसका जेंडर क्या होगा, मेल होगा। तो मैंने बोला भाई P2 मतलब जो हमारा ऑब्जेक्ट है या रेफरेंस वेरिएबल है P2, इसके नेम को कर दो क्या, हामिद कर दो इसके नेम को। समझ रहे हैं बात को? और इसको मैंने एग्जीक्यूट कर दिया, सही है। चलें, अब आप लोग मुझे बताएं कि अगर मैं करता हूँ पेरेंट P1 और P2, तो क्या आउटपुट आएगा, अली या हामिद या सॉरी, अली हामिद या हामिद या अली क्या होगा? हाँ भाई, सॉरी, मैं नेम निकालूंगा ना, मुझे ऑब्जेक्ट भी निकालना है, उनका नेम चेक करना है, ठीक है। तो ज़रा बताएं जल्दी से क्या होगा भाई जी, क्यों, रीज़न क्या होगा? P2 से P1 को चेंज किया है, तो P2 में तो जो वैल्यू थी वो P1 से आ रही थी। हाँ,
एंड में उसको जो ओवरराइट लेकिन वो तो चेंज कर रहे हो सिर्फ P2 के साथ कर रहे हैं या P1 के साथ कर रहे हैं? जैसा आपने कहा था कि परफॉर्म करते हैं क्वेश्चन को राइट साइड पे करते हैं, जैसे कि P2 के राइट साइड पे P1, हाँ। तो जो हम वहाँ चेंज कर रहे हैं P1 में भी हो गया और अपडेट हो गया P2 में, तो दोनों तरफ चेंज हो गया। लेकिन मैं तो P2 के अंदर चेंज कर रहा हूँ ना, P2 का नाम को मैं हामिद रख रहा हूँ। ऐसा ऑपरेशन आप P1 के ऊपर परफॉर्म करें ना, और P2 बराबर है P1। अच्छा भैया क्लियर हो रहा है वैसे आप लोगों को? ये क्वेश्चन समझ आ रहा है? क्वेश्चन क्या बोल रहा हूँ मैं जी? मैंने ये कहा कि भाई मैंने P2 एक न्यू रेफरेंस वेरिएबल बनाया और उस पर डेटा किसका डाल दिया? P1 का। मैंने डेटा उसमें स्टोर करवा दिया। फिर मैंने कहा कि भाई अच्छा P1 का नेम ऊपर क्या था हमारे पास? अली था, हमने उसको हार्ड कोड किया हुआ था। मैंने कहा भाई P2 का नाम चेंज करो और हामिद रख दो, सही है? और मैंने उसको एग्जीक्यूट कर दिया। अब मैंने कहा अगर मैं P1 का नाम नेम प्रिंट करूँ और P2 का नाम प्रिंट करूँ तो अली हामिद आएगा, क्या होगा मतलब? या हामिद हामिद होगा? अच्छा भाई समझें इस चीज़ को, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आप लोगों ने और तो सही आंसर कर दिया है लेकिन पॉइंट भी समझें। अब लेट से भाई P1 हमारे पास ये है, सही है? मैंने क्या लिखा था अभी? मैंने कहा कि P2 इक्वल्स टू P1। P2 इक्वल्स टू क्या लिखा? P1। अब बात को समझिएगा, मैंने असल में एक न्यू ऑब्जेक्ट नहीं बनाया। इस तरह लिखने से मैंने न्यू ऑब्जेक्ट नहीं बनाया। तो फिर क्या किया भाई? मैंने P1 का जो एड्रेस था ना, P1 ऑब्जेक्ट का जो एड्रेस था, बस मैंने उसको कहाँ पे डाल दिया? P2 में डाल दिया। समझ पा रहे हैं बात को? तो अब पहले तो सिर्फ P1 इस पॉइंट को, इस लोकेशन को पॉइंट आउट कर रहा था। अब की मर्तबा क्या हुआ? इस तरह करने से P2 भी इसी लोकेशन को पॉइंट आउट कर रहा है। तो अगर मैं P2 को पकड़कर P2 की हेल्प से अगर मैं नेम को, उसके जेंडर को या कोई ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ तो भाई एक्चुअली वो ऑपरेशन P1 पर ही हो रहा है। समझ पा रहे हैं बात को? तो उसी कॉन्सेप्ट पे चलें, लिस्ट वाले पे, कि अगर मैं इस तरह से लिखता हूँ डेटा को, ठीक है, और मैं क्या करता हूँ? मैं लिखता हूँ L2 डॉट अपेंड, इसमें एक और वैल्यू अपेंड करता हूँ, लेट से 56, ठीक है। मैंने क्या किया? दूसरी लिस्ट के अंदर एक वैल्यू अपेंड कर दी 56, लेकिन अगेन समझें कि भाई L1 के जो एड्रेस था ना, इस तरह करने से क्या किया हमने? उस एड्रेस को L2 में भी स्टोर करवा दिया है। समझ रहे हैं? तो पहले एक रेफरेंस वेरिएबल था, हमने दो बना दिए, और इस तरह हम हज़ारों रेफरेंस वेरिएबल बना रहे हैं, तो लेकिन एड्रेस तो क्या रहेगा फिर भी उनका? इस तरह से सेम रहेगा। तो अगर अब मैंने L2 करके अपेंड किया 56 को, तो एक्चुअली भाई लोकेशन तो वो सेम ही है ना। समझ पा रहे हैं? उसको विजुअलाइज कर रहे हैं मेरी डायग्राम को। तो उसी लोकेशन पे जाके आपका क्या हो रहा है? डेटा अपडेट हो रहा है। तो अगर मैं L2 को प्रिंट करूँ तो ये तो समझ आता है कि हाँ भाई इसमें 56 आ जाएगा, लेकिन अगर मैं L1 को प्रिंट करूँ तो यहाँ पर 56 आने की वजह क्या है? क्योंकि न्यू ऑब्जेक्ट बना ही नहीं था, न्यू ऑब्जेक्ट बना ही नहीं था, जस्ट उसका रेफरेंस कॉपी हो गया था हमारे L2 के अंदर। समझ रहे हैं इस बात को? तो मैंने क्या बताया था, अगर मैं इसको इस तरह से यूज़ करूँ L1 डॉट कॉपी करके, ठीक है, तो फिर इस तरह की चीज़ें हैपन नहीं होती, इस तरह की चीज़ें नहीं होती कि मैं L2 के अंदर कोई चेंज करूँ तो L1 के अंदर वो मुझे चेंज मिल रहा होगा। समझ रहे हैं? तो क्या हो रहा होगा यहाँ पे? कॉपी जब मेथड हम चला रहे हैं तो कॉपी के अंदर क्या हो रहा होगा, कोई बताएगा? कॉपी के अंदर जो भी L1 के अंदर होगा वो इसको असाइन हो जाएगा, और पहले जो था उसमें सिर्फ रेफरेंस असाइन हो रहा था। हाँ, लेकिन एक वर्ड आप मिस कर रहे हैं, बात आपकी बिल्कुल सही है। किसी और, कोई और बताएगा कि भाई जब मैं कॉपी करके इसको चलाऊंगा, L2 के अंदर इसकी कॉपी क्रिएट करूंगा, उसके बाद मैं एग्जैक्टली हाँ ये बोलना है कि भाई एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। पॉइंट आपका बिल्कुल सही था, ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा और अच्छा पॉइंट है कि असल में कॉपी यूज़ करने से क्या होगा? कॉपी मेथड के अंदर कुछ इस तरह का कोड लिखा हुआ है कि वो क्या करेगा? करंट रेफरेंस पे, ठीक है, जिस रेफरेंस पर आपका मतलब L1 का जो रेफरेंस है उसमें जो जो डेटा मौजूद है वो डेटा उठाएगा और उसकी हेल्प से एक न्यू ऑब्जेक्ट बनाएगा। तो जब न्यू ऑब्जेक्ट बनाएगा, वो न्यू ऑब्जेक्ट का रेफरेंस किस में स्टोर करवाएगा? L2 में करवाएगा। समझ रहे हैं बात को? एक मिनट दिएगा, इस बात को समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो यही सेम सिनेरियो हमारे पास डिक्शनरी में भी होता है, यही सेम सिनेरियो सेट्स में भी होता है, और टपल्स वगैरह दूसरी डेटा टाइप्स में भी ये सारे ऑपरेशंस मतलब कॉन्सेप्ट सेम ही रहता है जी। L2 अपना ही एड्रेस रखेगा, L1 अपना ही अलग एड्रेस रखेगा, सिर्फ जो वैल्यूज है ना वो डुप्लीकेट हो रही है इसके अंदर। देखें, अगर आपने कॉपी यूज़ किया है ना तो L2 का एड्रेस डिफरेंट हो जाएगा। आपकी मर्तबा क्या होगा? L2 का रेफरेंस डिफरेंट हो जाएगा, मतलब जो डेटा मौजूद है ना L1 का वो कॉपी होगा और एक न्यू ऑब्जेक्ट बनेगा, मतलब किसी और लोकेशन पे जाएगा कंपाइलर, लेट से इस लोकेशन पे आया, उसने क्या किया? इस लोकेशन पे एक और हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, और इस जगह का लोकेशन इस लोकेशन का एड्रेस किसमें सेव करवा देगा? वो L2 में करवा देगा।
समझ रहे हैं बात को? तो ये आपका अब न्यू ऑब्जेक्ट बन रहा है, तो आप इसके साथ कुछ भी चेंज करें, अब आपको वो चेंज इस वाली लोकेशन पे अपीयर नहीं होता हुआ दिखेगा। जी बोलें। आपके लिस्ट के सवालों में एक सवाल है, इसके अंदर एक लिस्ट है, उसके अंदर इनर लिस्ट बहुत सारी है। अगर टॉपिक आई तो उस पर चलाएंगे तो इनर लिस्ट पे चेंजेस आएंगे। पहली वाली से आप टॉपिक आई में, बाहर वाली लिस्ट पे शेयर करते हैं कि इनर लिस्ट आपकी चेंज करेगी दोनों को, जब तक आप डीप कॉपी ना बनाए तब तक। कैसे? जैसे कि आप मतलब आप कॉपी मेथड की मदद से बोल रहे हैं वैसे बोल रहे हैं? कॉपी के मेथड से, अगर आप कॉपी कर भी नहीं, हाँ। उसी लिस्ट के अंदर मजीद लिस्ट मौजूद है, तो आपकी इनर लिस्ट कॉपी नहीं होगी। क्यों? चेंज होगी। आपके सवालों में एक सवाल है, मैंने किया भी था। अच्छा, वो चेंज हो रहा था? चेंज हो रहा था। अच्छा। मैंने रिसर्च की तो उसका क्या करा, इनर लिस्ट भी एज अ नए ऑब्जेक्ट की तरह चाहते हैं, तो आप डीप कॉपी करिए बनाएंगे। ठीक है, अच्छा पॉइंट आपने अच्छा बताया, मुझे इसका ना एक मैसेज कीजिएगा, ठीक है? मैं इसको खुद भी एक्सप्लोर करूँगा। ठीक है, मैं पॉइंट समझ गया हूँ आपका, ठीक है? मैं इसको डिस्कस करके, मतलब इसको एक्सप्लोर करके फिर नेक्स्ट क्लास में उसको भी डिस्कस कर लूँगा, ठीक है? लेकिन अब ये पॉइंट समझ रहे हैं आप लोग कि किस तरीके से हमारे पास रेफरेंस वेरिएबल और ये कॉपी का मेथड और इक्वल्स टू करने से क्या हैपन होता है, ठीक है? क्लियर हुई ये बात? अच्छा, तो इसको प्रूफ किस तरह कर सकते हैं? बस एक छोटी सी चीज़ है कि आगे बढ़ते हैं। लेट से कि मैं इनको प्रिंट करूँगा, तो भाई दोनों का क्या आ रहा है मेरे पास, नाम हामिद ही आ रहा है, ठीक है? और अगर आप लोग इसको और देखना चाहें तो आप लोग इसकी क्या कर सकते हैं, आईडी प्रिंट कर सकते हैं। आईडी क्या करती है, स्पेसिफिकली उसका जाकर एड्रेस बता देती है, ठीक है? एड्रेस बोल लें, लोकेशन बोल लें। तो अगर मैं लिखता हूँ P1 और P2, ठीक है? तो ज़रा देखें दोनों के जो एड्रेसेस हैं दोनों के दोनों एग्जैक्टली सेम है, ठीक है? क्लियर है बात? हाँ भाई, क्लियर हो गई? अच्छा, अब ये कुछ पॉइंट्स लिख रहा हूँ, अब आपको ये पॉइंट्स समझ आएंगे, ये पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट है तो समझिएगा। अच्छा ज़रा यहाँ देखें, अभी तक जो हमने पढ़ा उसकी एक समरी एक तरीके से, कि पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, सिंपल सा है कि भाई रेफरेंस वेरिएबल सिर्फ क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट का एड्रेस स्टोर करते हैं या होल्ड करते हैं, ठीक है? इसके अलावा वो ऑब्जेक्ट क्रिएशन के लिए यूज़ नहीं होते। ऑब्जेक्ट तो आपका एक्चुअली वो क्लास बना रही होती है, सही है? सेकंड पॉइंट क्या है कि भाई सेकंड पॉइंट वही आ गया कि हम अगर रेफरेंस वेरिएबल का यूज़ ना करें जब भी हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है, और हमने उसको ऊपर देख लिया। थर्ड पॉइंट क्या है कि भाई आपका आपके पास एक से ज़्यादा रेफरेंस वेरिएबल्स हो सकते हैं सॉरी, किसी भी जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट के एक से ज़्यादा रेफरेंस वेरिएबल्स हो सकते हैं, मतलब आपके पास बहुत सारे ढेरों सारे वेरिएबल्स हो सकते हैं जो कि उस जगह पर पॉइंट आउट कर रहे होंगे, सही है? इसको भी हमने देख लिया। लास्ट पॉइंट क्या है कि भाई अगर हम एक वेरिएबल को किसी दूसरे वेरिएबल में असाइन करते हैं तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हमने एक न्यू ऑब्जेक्ट बनाया, इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है। और क्या मतलब है कि भाई वो जस्ट आपका एक रेफरेंस उसी में जाके सेव हो रहा होता है, ठीक है? उसका एड्रेस उसी वेरिएबल में जाके सेव हो रहा होता है। तो आप ये काम भले कितने ही वेरिएबल के साथ करें, आपके पास क्या होगा, न्यू ऑब्जेक्ट फिर भी क्रिएट नहीं होगा अनलेस कि आप उस क्लास के नाम को कॉल करें और ऑब्जेक्ट को बनाएं। समझ पा रहे हैं बात को? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलें ज़रा इसका बताइएगा आउटपुट क्या आएगा। अब ये कंप्लीट हो गया है। अच्छा, आज जो इंशाअल्लाह कोशिश है कि इनकैप्सुलेशन कंप्लीट कर लें, इनकैप्सुलेशन कंप्लीट करके उठेंगे इंशाअल्लाह।
चलें ज़रा इसका बताएं कि आउटपुट क्या आएगा। मैंने क्या किया, मैंने एक बहुत बेसिक सी क्लास बनाई है अगेन, ठीक है, और मैंने क्या किया, एक फंक्शन बनाया। ये फंक्शन है, ठीक है, क्लास के बाहर है तो फंक्शन है, सही। और इसके अंदर मैंने पैरामीटर क्या रखा है भाई, पर्सन नाम का पैरामीटर रखा है, सही। और मैंने क्या किया, पर्सन डॉट नेम किया हुआ है, सही है। अब कर क्या रहा हूँ मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया सबसे पहले, और मैंने क्या किया, फंक्शन के अंदर उस ऑब्जेक्ट को भेज दिया, ठीक है। ग्रीट नाम है ना मेरे फंक्शन का, तो मैंने ग्रीट फंक्शन के अंदर उस ऑब्जेक्ट को पास कर दिया, सही है। तो पर्सन क्या करेगा, इस P4 ऑब्जेक्ट को गेट करेगा। फंक्शन के अंदर कौन गेट करेगा इसका डेटा, पर्सन गेट करेगा, ठीक है, पर्सन गेट करेगा। तो अगर मैं पर्सन डॉट नेम लिखता हूँ तो क्या मिलेगा मुझे आउटपुट, पर्सन के अंदर तो कोई है नहीं है जी, यहाँ से पर्सन के अंदर तो कुछ पास ही नहीं किया, क्लास जब क्लास बनी है, मतलब आप इधर बोल रहे हैं ये चीज़, यहाँ पर जब P4 बना हमारा, यहाँ पर पर्सन के अंदर नेम पास किया। अच्छा सॉरी, हाँ ये नेम तो पास करने भूल गया मैं, सॉरी। लेट से यहाँ पे लिखते हैं अली, ठीक है, और यहाँ पे जेंडर लिख देता हूँ उसका मेल, ठीक है। अब बताएं जी, पर्सन का नेम आ जाएगा, समझे बात को जी, बिल्कुल एग्जैक्टली। पॉइंट समझाने का ये है कि देखिए मैंने ऑब्जेक्ट कहाँ क्रिएट किया भाई, क्लास के बाहर और फंक्शन के बाद, ठीक है। और मैंने उस ऑब्जेक्ट को उठा के कहाँ भेज दिया, ग्रीट मेथड फंक्शन के अंदर भेज दिया, ठीक है। और इस ऑब्जेक्ट को किसने कैच किया है, किसने गेट किया, पर्सन वेरिएबल या पैरामीटर ने इसको गेट किया। तो अगर मैं पर्सन डॉट नेम लिखता हूँ तो एक्चुअली मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि ये आपका काम करेगा। क्यों काम करेगा, समझिएगा बात को। मैं यहाँ से जो चीज़ भेज रहा हूँ वो क्या है हमारे यहाँ, सिंपल कोई एक डेटा है या उसका ऑब्जेक्ट भेज रहा हूँ, पूरा मैं ऑब्जेक्ट भेज रहा हूँ ना। एक्चुअली वैसे तो ये रेफरेंस वेरिएबल है, लेकिन आपको मालूम है कि यहाँ से P4 में क्या जा रहा है, एक एड्रेस जा रहा है उठ के, कहाँ पे जा रहा है, पर्सन में जा रहा है। तो अगर मैं पर्सन डॉट नेम करूँगा तो भाई मुझे क्या मिलेगा, उस एड्रेस पे मौजूद जो नेम है वो मिल जाएगा। समझ पा रहे हैं बात को। तो क्या हुआ यहाँ पर, मेरा आपको ये समझाना चाहा कि भाई हम इस तरीके से ऑब्जेक्ट को फंक्शंस के अंदर पास कर सकते हैं, ठीक है। समझ रहे हैं बात को, नहीं देखें सिंपल सी चीज़ है। मैं पर्सन डॉट नेम लिखता हूँ, ठीक है। पर्सन डॉट नेम, अगर मेरे पास पर्सन के अंदर ऑब्जेक्ट आ रहा है, पर्सन में क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो पर्सन डॉट नेम आपका काम करेगा। देखिए अभी मैंने बताया ना आपको, लेट से अभी मैंने जो ऑब्जेक्ट बनाया उसका नाम क्या है भाई, P4 है ना, क्या है उसका नाम, P4। तो अगर मैं P4 डॉट करता हूँ तो देखिए आपको दो इसके एट्रीब्यूट्स मिल रहे हैं, जेंडर और नेम। तो अगर मैं लिखता हूँ जेंडर, मुझे क्या मिल जाएगी, उसका डेटा, उसकी वैल्यू मिल जाएगी। और अगर मैं लिखता हूँ P4 डॉट नेम तो क्या मिल जाएगा मुझे, उसका नाम मिल जाएगा। समझ रहे हैं। अच्छा मैंने किया क्या, मैंने इस ऑब्जेक्ट को भेजा कहाँ पर, इस वेरिएबल में, सॉरी इस पैरामीटर में भेजा इसको मैंने। पर्सन क्या है, एक पैरामीटर है ना फंक्शन का। तो क्या करेगा, P4 हमारा उस मतलब P4 एक एज एन ऑब्जेक्ट जा रहा है या एज अ रेफरेंस वेरिएबल जा रहा है, और उसको कौन गेट करेगा, पर्सन का पैरामीटर उसको गेट करेगा। तो पर्सन इटसेल्फ क्या हो जाएगा हमारे लिए, अभी एक रेफरेंस ऑब्जेक्ट बन जाएगा ना एक और, ठीक है। अभी जिस हमने ऊपर बनाया हुआ था, P1 को P2 में असाइन किया था, तो P2 भी क्या बन गया था, एक न्यू ऑब्जेक्ट नहीं बना था, ठीक है, हाँ ठीक है। उसी का रेफरेंस उसने अपने पास दूसरे वेरिएबल में स्टोर करवा दिया था, सही है। तो इसी तरीके से P4 का जो रेफरेंस होगा, जो एड्रेस होगा, पर्सन भी अपने पास स्टोर कर लेगा, सही है। और अगर मैं इस तरह से लिखता हूँ पर्सन डॉट नेम, तो फिर ये काम करेगा नहीं करेगा, करेगा। क्यों, क्योंकि भाई पर्सन इटसेल्फ क्या हो चुका है, एक आपका ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। ऑल्दो कि उसके अंदर रेफरेंस वेरिएबल मतलब रेफरेंस वेरिएबल है और उसमें रेफरेंस मौजूद है उस ऑब्जेक्ट का, लेकिन बिहेव तो किस तरह करेगा, फिर ऑब्जेक्ट की तरह ही बिहेव करेगा ना। न्यू ऑब्जेक्ट नहीं बना, समझिएगा, न्यू ऑब्जेक्ट नहीं बना। उसी ऑब्जेक्ट का एड्रेस आपके पास कहाँ पे कॉपी हुआ था, P4 में। P4 से हमने कहाँ भेजा, पर्सन के पास भेजा। तो पर्सन भी आपका अब ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा। मतलब अगर मैं डॉट नेम करके लिखूं तो मुझे उसका एक्चुअली डेटा मिलेगा। समझ पा रहे हैं बात को, मसला तो नहीं हो रहा इसमें। पर्सन डॉट रीड में तो कंफ्यूज हो रहा है। अभी आपके ऊपर ही बताया डिफाइन रीड पे कि पर्सन में जाओ, पर्सन एक क्लास है। नहीं, देखें उस पर्सन का P कैपिटल है, यहाँ पे पर्सन का P स्मॉल है।
केस सेंसिटिव है, सही है। तो ये पर्सन आपका, चले अगर मैं इसको लिखता हूँ क्या नाम लिखूँ, कुछ और बताएं, कुछ और लिख देते हैं यहाँ पे, पैरामीटर का नाम कुछ और बताएं, ह्यूमन कर देते हैं, ठीक है। हाँ पैरामीटर का नाम बोल रहा था। तो पर्सन से कंफ्यूज नहीं हो, असल में मैं समझाना चाह रहा हूँ कि हमने नाम क्या रखा हुआ उसका, सेल्फ का, और सॉरी पैरामीटर का नाम क्या रखा हुआ हमने, ह्यूमन रखा हुआ, या कुछ और भी रखा हुआ है, एक्स वाई कुछ भी रखते हैं, ठीक है। तो जब मैं P4 को भेजूंगा तो भाई P4 क्या है आपका, एक ऑब्जेक्ट है या एक रेफरेंस वेरिएबल है जिसमें ऑब्जेक्ट का क्या मौजूद है, एड्रेस मौजूद है। तो वो कौन गेट करेगा फंक्शन के अंदर, ये ह्यूमन वेरिएबल गेट करेगा, ह्यूमन का पैरामीटर गेट करेगा। यानी जैसे ही वो क्लास में पहुंचेगा तो वो क्लास के सेल्फ के ऑब्जेक्ट के तौर पे क्लास में नहीं, फंक्शन में पहुंचेगा। जैसे P4 जब पर्सन पे जाएगा, बिल्कुल, पर्सन जाएगा क्लास के अंदर, ऐसी है ना, पर्सन जाएगा क्लास के अंदर, पर्सन को P4 मिलेगा, यानी पर्सन P4 अब ह्यूमन हो गई, अब ह्यूमन बोले, ह्यूमन के अंदर ह्यूमन को क्या मिला, P4 मिला, ह्यूमन को P4 मिलेगा, बिल्कुल। P4 क्लास का ऑब्जेक्ट है, बिल्कुल, क्लास का ऑब्जेक्ट है। जब वो क्लास का ऑब्जेक्ट में एंटर हो जाएगा तो आपने कहा था सेल्फ ही ऑब्जेक्ट होता है। अगर मान के चले P4 सेल्फ की जगह आ जाएगा और ह्यूमन ने सेल्फ गेट किया, तो सेल्फ डॉट नेम करके हमारे पास जो नेम स्टोर ऑब्जेक्ट के अंदर वो आ जाएगा। बिल्कुल। लेकिन सेल्फ हम सिर्फ क्लास के अंदर यूज करते हैं, समझिएगा बात को। ऐसा बता के आपने कहा सेल्फ ही ऑब्जेक्ट होता है, अगर रेफरेंस लेके चलो बिल्कुल। तो सेल्फ के तौर पे काम करेगा। बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसको हम बाहर नहीं लिखेंगे क्योंकि वो एक बेड प्रैक्टिस हो जाएगी। आपको समझ आया भाई? देखिए मैं दोबारा बताता हूँ, सिंपल सी चीज़ है। मैंने P4 जी बोले, आपके नीचे जो P4 है, सही? जो ग्रिड के अंदर P4 है, ये बेसिकली ऊपर वाला P4 है। हाँ ये जो ऊपर वाला P4 है, इसके अंदर पर्सन है। ये जो पर्सन है, ये क्लास वाला है। हाँ, ये वाला आपका पर्सन क्लास का नाम है। ये हमने बेसिकली उस क्लास को, इस ऑब्जेक्ट को सेव किया हुआ है। हाँ, ये इसने ऑब्जेक्ट बनाया और उसका एड्रेस कहाँ पर सेव हो गया, P4 में सेव हो गया। और एड्रेस कुछ उसी तरीके से होगा जो हमने ऊपर देखा था, कहाँ गया, इस तरह का कुछ एड्रेस होगा जो P4 में सेव हो गया। अब मैंने उस एड्रेस को, ठीक है, कहाँ भेजा, उस फंक्शन में भेजा जिसका नाम क्या है, ग्रीट, ठीक है। तो जब मैं यहाँ से, मतलब आपको क्या बोल सकते हैं, ये आपका आर्ग्यूमेंट होता है। जब हम डेटा भेजते हैं क्या बोलते हैं उसको, आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। तो मैंने इस आर्ग्यूमेंट को भेजा, लेकिन आर्ग्यूमेंट कैसा है भाई आपका, अब आपका आर्ग्यूमेंट आपका एक ऑब्जेक्ट है पर्सन क्लास का। आपका जो आर्ग्यूमेंट है, P4 आर्ग्यूमेंट है ना, फंक्शन वाली क्लास को रिकॉल करें, ये आपका आर्ग्यूमेंट है। और ये आपका आर्ग्यूमेंट क्या है, एक ऑब्जेक्ट है किस क्लास का, पर्सन क्लास का, हमारी अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और इसमें मौजूद क्या है, ज़्यादा कुछ मौजूद नहीं है, सिर्फ क्या मौजूद है भाई, रेफरेंस मौजूद है, वो एड्रेस मौजूद है, ठीक है। जैसे ही मैंने उसको भेजा ग्रीट फंक्शन के पास, तो ह्यूमन ने क्या किया, उस P4 के एड्रेस को या उस P4 के रेफरेंस को गेट कर लिया। समझ पा रहे हैं बात को मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मैं इसको, चले मैं आपको बताऊँ, अगर मैं इसको इस तरह लिख के बताऊँ ना, तो ये चीज़ ऐसे ही है जिस तरह मैंने आपको बताया, ये P4। तो P4 आपका उस लोकेशन पर पॉइंट आउट कर रहा है। तो जब मैंने इस तरह से उसको कॉल किया, P4 भेजा ना भाई, मैंने फंक्शन कॉल किया, उसमें क्या भेजा, P4 भेजा, तो हो क्या रहा होगा बैकएंड पे कि आपका ह्यूमन के अंदर कौन सेव हो गया होगा, इस तरीके से जाकर P4 ही सेव हो गया होगा। समझ रहे हैं, जिस तरह मैंने आपको ऊपर करके दिखाया था P2 वाला, देखें क्योंकि नीचे जो ग्रीट है ना, बेसिकली ये जब रेफरेंस बना हुआ है, ये ऊपर जाके उसको बता रहा है कि ये बंदा है असल में। हाँ बिल्कुल। तो P4 जब मैंने ऊपर भेजा, तो असल में ह्यूमन के अंदर जो एड्रेस आ रहा है, जो डेटा आ रहा है, वो क्या है, P4 का। तो वो इस तरीके से होगा, ठीक है। हमें लिखने की जरूरत नहीं थी, समझाने के लिए कि इस तरह से फिनोमेना चल रहा होगा। तो अब जब मैंने P4 का एड्रेस ह्यूमन में भी स्टोर कर दिया, तो अगर मैं लिखता हूँ ह्यूमन डॉट नेम या ह्यूमन डॉट एज या जो भी कुछ लिखता हूँ, मुझे उसका डेटा मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिलेगा, बशर्ते कि ह्यूमन को क्या मिला हो, एक ऑब्जेक्ट मिला हो। हाँ ठीक है, ह्यूमन को ऑब्जेक्ट मिला हो तो ही आपका ये इस तरीके से काम करेगा। अगर आपने सिंपल यहाँ पे क्या किया, आपने लेट से यहाँ पे लिख के भेज दिया अली, ठीक है, डायरेक्ट आपने क्या किया, लिख के भेज दिया अली। तो अगर मैं ऊपर, अब कौन जाएगा, ह्यूमन के अंदर क्या मिलेगा आपको डेटा, अली। और अगर मैं लिखता हूँ अली डॉट नेम, चलेगा, एरर दे देगा, क्योंकि भाई अली के नाम की तो कोई क्लास है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती। अभी जो क्लास एग्जिस्ट करती है वो किस तरह की है हमारे पास, P4 एक रेफरेंस वेरिएबल है, किस क्लास का, पर्सन क्लास का, जो हमने ऊपर बनाई हुई है, ठीक है। तो
इन अ नटशेल के भाई आपका ये ऑब्जेक्ट है पर्सन क्लास का, मैंने इस ऑब्जेक्ट को कहाँ भेजा, ह्यूमन के पास भेजा, ग्रीट फंक्शन कॉल करके इसको कहाँ भेजा, ह्यूमन के अंदर इसको स्टोर करवाया, इस तरीके से स्टोर हुआ जाकर। तो अगर मैं इसको ह्यूमन डॉट नेम करके या ह्यूमन डॉट कोई मेथड कॉल करने की कोशिश करूँ तो आपका ये काम करेगा। समझ रहे हैं बात को, नहीं समझ रहे? हाँ भाई, नहीं सिंपल है, क्या मसला है? असलान भाई क्लियर है? भाई पीछे वाले बताएं, समझ आ रही है? अगर कोई क्वेश्चन हो पूछ लें, क्या मसला है? वैसे बहुत सिंपल सी चीज़ है। अगर यहाँ जो सेल्फ डॉट नेम लिखते हैं, इधर सेल्फ डॉट नेम लिखते हैं, काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था सेल्फ को तो ना पहले भूल जाए, जब भी आप क्लास के बाहर आ जाए ना सेल्फ भूल जाए, मतलब सेल्फ आपने यूज़ नहीं करना, कॉन्सेप्ट नहीं भूलिएगा, सारे मसला खराब हो जाएगा। ठीक है, आपने सेल्फ को क्लास के बाहर यूज़ नहीं करना, सबसे पहले तो माइंड में ये रखना है। सेल्फ के अलावा कुछ भी यूज़ करें, ठीक है, क्लास के बाहर कॉल नहीं करना, नहीं कॉल नहीं करना, यूज़ भी नहीं करना। ठीक है, सेल्फ का जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ क्लास के अंदर तक हम इसको लेके चलते हैं, सही है। ऑल तो यूज़ कर सकते हैं लेकिन आप खुद ही कंफ्यूज होंगे, तो सेल्फ को आपने क्लास के बाहर यूज़ नहीं करना, सबसे पहली बात। ठीक है, तो आप सेल्फ के अलावा यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। आपने ऊपर क्या वेरिएबल का नाम रखा, पैरामीटर का नाम क्या रखा, ह्यूमन। मैं भेज क्या रहा हूँ यहाँ से, समझे बात को, P4, और P4 के अंदर क्या क्या डेटा मौजूद है, अली और मेल। ठीक है, अली और मेल, P4 के अंदर यही डेटा स्टोर हुआ है ना भाई। तो मैं इस ऑब्जेक्ट को भेज रहा हूँ कहाँ पर, इस ग्रीट फंक्शन के अंदर। तो भाई ग्रीट फंक्शन के अंदर ऐसी क्या चीज़ है जो हमारे इस आर्ग्यूमेंट को गेट करेगा, ह्यूमन। क्या है वो चीज़, ह्यूमन है। देखें मैं इसको और बता देता हूँ सिंपल, उसमें एक सिंपल फंक्शन बनाया सबसे पहले। तो मैंने लिखा डेफ एड नम्स, ठीक है, इसमें लिखता हूँ मैं n1, n2, कॉलन बनाया, और मैंने यहाँ पे लिखा रिटर्न n1 प्लस n2, बन गया सिंपल सा फंक्शन। अब मैं कॉल करता हूँ फंक्शन को एड नम्स, और मैं इसको भेजता हूँ 5,6। तो ज़रा मुझे बताएं कि 5 किसकी वैल्यू है, n1 की, 6 किसकी वैल्यू है, n2 की। तो मतलब ये मैं बोल सकता हूँ कि 5 जो मैं डेटा भेज रहा हूँ उसको कौन गेट कर रहा है, n1, 6 को कौन गेट कर रहा है, n2। ठीक है, अगर मैं इसमें कुछ और चीज़ लिखूंगा तो काम करेगा वो, नहीं करेगा ना, क्योंकि उसका पैरामीटर ही मौजूद नहीं है। ठीक है, तो जब मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, अब n1 आपके पास, n1 के अंदर क्या था, 5 था, n2 में क्या था, 6 था, तो इनको प्लस हुआ, ये दोनों प्लस हुआ, और उसने आंसर हमें बता दिया जो कि क्या बना, 11 आंसर बना। ठीक है, सेम काम ऊपर हो रहा है कि भाई मैं ऑब्जेक्ट का रेफरेंस भेज रहा हूँ कहाँ पर, फंक्शन के पास। तो ह्यूमन वो आपका पैरामीटर है जो उस बाहर से आने वाले आर्ग्यूमेंट को गेट करेगा, कैच करेगा बाहर से आने वाले आर्ग्यूमेंट को। लेकिन वो आर्ग्यूमेंट क्या है, सिंपल कोई नंबर नहीं है, कोई स्ट्रिंग नहीं है, वो क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। जो आर्ग्यूमेंट आपका किस तरह का है भाई, वो एक ऑब्जेक्ट है। P4 हमने ही कहा ना, ठीक है, P4 आपका रेफरेंस वेरिएबल है, ठीक है, जिसके अंदर उस ऑब्जेक्ट का डेटा मौजूद है, या उस ऑब्जेक्ट का डेटा सेव हुआ हुआ है, रेफरेंस वेरिएबल जिसको हमने कहा हुआ है, सही है। तो जब मैं ऊपर इसको ह्यूमन के पास गेट करूंगा तो मैं मतलब ह्यूमन भी मेरा क्या बन चुका है, एक आपका रेफरेंस वेरिएबल बन चुका है। अब ये सिंपल पैरामीटर नहीं है, किस तरह का पैरामीटर है, रेफरेंस पैरामीटर बन चुका है ये। तो अगर मैं उसका यूज़ करते हुए डॉट नेम करूँ तो बिल्कुल मैं डेटा निकाल सकता हूँ, क्योंकि ह्यूमन की डेटा टाइप क्या है अभी हमारे पास, चलिए इससे बताएं, ह्यूमन की डेटा टाइप क्या है, हाँ ऑब्जेक्ट तो है, लेकिन नाम क्या है उसका ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट का नाम डेटा ग्रीट है ना, डिलीट, ग्रीट, डिलीट क्यों, ग्रीट, ग्रीट, नहीं 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 नहीं, डेटा टाइप पे सर हमारी क्लास बनी, क्लास की डेटा टाइप होगी ना हमारी, पर्सन। देखें बात समझे, मुझे बताएं कि P4 की डेटा टाइप क्या है। भाई हम ये क्लास जो पढ़ रहे हैं क्या है, ये सारा का सारा हम खुद की अपनी क्लासेस बना रहे हैं ना। देखें अगर मैं लिखता हूँ टाइप और P4 लिखता हूँ मैं, ठीक है, क्या P4 की डेटा टाइप बताओ, क्या बता रहा है, पर्सन। तो P4 की डेटा टाइप क्या है, पर्सन है। तो जब मैं P4 को अंदर भेज रहा हूँ, ह्यूमन इसको क्या करेगा, गेट करेगा, सॉरी ह्यूमन का वेरिएबल पैरामीटर्स को गेट करेगा। तो ह्यूमन भी क्या हो चुका है अब आपका, एक पर्सन का ही रेफरेंस वेरिएबल बन चुका है, न्यू ऑब्जेक्ट नहीं बना। अगर आप ऑब्जेक्ट बोलते हैं सही है, लेकिन याद रखिएगा न्यू ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, सही है। तो भाई अगर मैं ह्यूमन की भी आपको यहाँ पर टाइप प्रिंट करवाऊँ ना, तो जरा देखिए क्या मिलेगी,
क्या बता रहा है? अंदर से आ रही है ना ये ह्यूमन की टाइप मैंने प्रिंट करवाई, क्या बता रहा है उसकी टाइप क्या है? पर्सन है। तो असल में ह्यूमन भी क्या बन चुका है आपका? एक रेफरेंस वेरिएबल बन चुका है जिसकी डेटा टाइप क्या है? पर्सन डेटा टाइप है। सही है, समझ रहे जी? अगर ये जेंडर लिख दे तो ये मेल भी उठाएगा, जेंडर भी उठाएगा, क्योंकि असल में ह्यूमन में क्या मौजूद है आपका? वो एड्रेस मौजूद है। खाली है तो और जेंडर में मेल उठा रहा होगा। बिल्कुल ठीक है। बस मैं यहाँ पे थोड़ी सी चेंजिंग करनी पड़ेगी नीचे। इसको आप बोल सकते हैं एक के साथ हाँ ये जेंडर ये दोनों चीजें एक मिनट में भी कॉल कर सकते हैं। बिल्कुल, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, तो भाई जरा जल्दी से इसको देख लें कि हमारे पास जो P4 ऑब्जेक्ट है ना, लेट्स से P4 ऑब्जेक्ट है, तो बस मैंने क्या किया भाई, इसी को मैंने उठा के कहाँ भेज दिया? हमारे ग्रीट फंक्शन के अंदर भेजा, और उसमें क्या मौजूद था हमारे पास? ह्यूमन मौजूद था। तो असल में अब क्या हो गया, एज भी किसको पॉइंट आउट कर रहा है? ह्यूमन भी किसको पॉइंट आउट कर रहा है? इसी लोकेशन पे पॉइंट आउट कर रहा है। तो जब वो आपका एक ऑब्जेक्ट ही है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है या रेफरेंस वेरिएबल है, तो हम उसको डॉट डॉट करके उससे डेटा को निकाल सकते हैं। बस ये पॉइंट समझाने का है। सही है, क्लियर हो गई ये बात? हाँ भाई जल्दी से बताएं। यस सर। ठीक है, अच्छा अब एक और चीज़ देखें, कुछ सिमिलर है इसी के। चला भी बताएं क्या होगा। मैंने क्या किया, वही ऑब्जेक्ट भेजा, P4 को भेजा कहाँ पर? ग्रीड के पास, और उसने किसको गेट किया? ह्यूमन ने उसको गेट कर लिया। सही है, मैं लिख रहा हूँ ह्यूमन डॉट नेम इक्वल्स टू जाहिद। ठीक है, तो हाँ अब अगर उसके बाद मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, सबसे पहले तो एग्जीक्यूट करने के बाद अब अगर मैं लिखूँ P4 डॉट नेम, तो क्या मिलेगा मुझे? जाहिद। समझ पा रहे हैं बात को? क्योंकि भाई ह्यूमन तो आपका उसी को पॉइंट आउट कर रहा है। सही है, जाहिद आ गया। सही है, क्लियर हो रही है बात? तो बस समझाने का मतलब ये कि भाई आपने जब ऑब्जेक्ट बना दिया ना, तो आप ऑब्जेक्ट को फिर नॉर्मल अपनी लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। आप उसको आर्ग्यूमेंट बना के भेजें या फंक्शन के अंदर से आप उसको रिटर्न करवाएं। जैसे कि एग्जाम्पल हो रहे, इसको देखें ज़रा। लेट्स से मैंने क्या किया, सॉरी चलें देखें जरा क्या होगा। चलें इसका आउटपुट बताएं क्या आएगा। समझे? पहले सबसे पहले ऑब्जेक्ट बना, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को मैंने कहाँ भेजा? ग्रीड के पास भेजा। किसने गेट किया उसको? ह्यूमन ने गेट किया। उसका नाम, उसका जेंडर क्या कर दिया? 1 2 3, कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, ठीक है, उसका जेंडर 1 2 3 हो गया। अच्छा भाई, फिर मैंने क्या किया, अंदर एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उसका वेरिएबल, उसका रेफरेंस कहाँ पे सेव कर दिया? P5 वेरिएबल के अंदर सेव कर दिया, ठीक है, और फिर मैंने उसको P5 को रिटर्न करवा दिया। सही है, बाहर आया मैं। अच्छा, रिटर्न करने का मतलब क्या है कि मुझे इस डेटा को किसी वेरिएबल में स्टोर करना है या सेव करना है। समझ रहे हैं बात को? यही रिटर्न का पर्पज़ है। तो आज से पहले हमने क्या किया है सॉरी, हम किसी नंबर को, किसी स्ट्रिंग को, किसी फ्लोट को रिटर्न करवाया करते थे। सही है, लेकिन अब की मरतबा क्या हमने रिटर्न किया है भाई? ऑब्जेक्ट को रिटर्न किया है। इसको रिटर्न किया है, ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर दिया मैंने। सही है, तो जब मैं ऑब्जेक्ट को रिटर्न करूँगा, मतलब क्या है कि बाहर जब मैं उस फंक्शन को कॉल करूँगा ना, तो मुझे उसको किसी वेरिएबल में सेव करना होगा, जब तो इसका रिटर्न का पर्पस फुलफिल होगा। समझ पा रहे हैं बात को? तो अब बताएं, अगर मैं person.5 करता हूँ, सॉरी person5.name करता हूँ, तो क्या नाम मिलेगा मुझे? जाहिद नाम। हाँ, जाहिद या जैद?
जेड, ठीक है। क्या नाम मिलेगा मुझे? जेड नाम मिलेगा, जेड नाम मिलेगा। समझ पा रहे हैं बात को? ठीक है, एग्जीक्यूट करते हैं। तो क्या हुआ, जो मैंने अंदर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था ना, उसको मैंने फंक्शन के बाहर भी भिजवा दिया। तो आप समझे, आपका ग्रीड P4 आपके पास अंदर तो कौन गया? P4 गया, मतलब आपका कौन सा वेरिएबल गया? P4 का वेरिएबल गया, सही है। लेकिन अंदर से बाहर कौन आ रहा है? P5 आ रहा है। कौन आ रहा है बाहर? P5। और आपका वो P5 अगर किस में असाइन हो रहा है? person5 में। मैं क्या बोल रहा हूँ? असाइन हो रहा है, न्यू ऑब्जेक्ट नहीं बना रहा। क्या कर रहा है वो? P5 का जो रेफरेंस है, P5 में जो एड्रेस स्टोर हुआ हुआ है, वही एड्रेस किस में भी आ रहा है मेरे पास? person5 के अंदर आ रहा है। समझ रहे हैं? तो अब की मर्तबा जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होते हुए एक न्यू लोकेशन बनी, वहां पे पहले कौन पॉइंट आउट कर रहा था? एक न्यू लोकेशन पे ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ होगा ना भाई, रेन के अंदर, उस पर कौन पॉइंट आउट कर रहा था एग्जैक्टली? P5, सही है। फंक्शन के अंदर कौन पॉइंट आउट कर रहा था? P5। लेकिन मैंने उसी रेफरेंस को उठा के किस में भी डाल दिया? person5 के अंदर। तो वही ऑब्जेक्ट आपका वही ऑब्जेक्ट मतलब उसी ऑब्जेक्ट को और कौन रेफरेंस कर रहा है? person5 भी रेफरेंस कर रहा है, पॉइंट आउट कर रहा है। समझ रहे हैं? तो अगर मैं person5 डॉट नेम करूंगा तो डेफिनेटली क्या होगा, मुझे उस P5 का ही डेटा मिलेगा, P4 का नहीं मिलेगा, या P3 का डेटा नहीं मिलेगा, P5 का ही मिलेगा। समझ पा रहे हैं बात को? तो बस देखिए, ये सारी की सारी ना, मुझे पता है बहुत बेसिक है, लेकिन पॉइंट ये समझाना है कि भाई इस तरह के हम कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। आपने एक ऑब्जेक्ट बना लिया ना, अब उस ऑब्जेक्ट को आप भले फंक्शन के अंदर भेजें, या फंक्शन के अंदर ऑब्जेक्ट बना के आप उसको बाहर भेजें, या कुछ और करें, आपके पास वो बिल्कुल एप्लीकेबल है। बस आपने जो पॉइंट है ना, वो ये याद रखने का कि भाई अगर आपके पास ऑब्जेक्ट है, क्या है? ऑब्जेक्ट का वेरिएबल है, समझे? person5 के क्या है आपका? एक ऑब्जेक्ट वेरिएबल, या सॉरी रेफरेंस वेरिएबल है, ठीक है। P4 भी क्या आपका? रेफरेंस वेरिएबल है। तो हम इन रेफरेंस वेरिएबल की मदद से उसका डेटा निकाल सकते हैं, ठीक है। उस लोकेशन पे मौजूद डेटा निकाल सकते हैं और मेथड्स को भी कॉल कर सकते हैं। बस ये पॉइंट समझाना है मेरा। समझ आ रही है ये बात कि भाई इन चीज़ों को डिस्कस करने का मकसद क्या है कि आपको जब ऑब्जेक्ट का नाम मिल गया ना, रेफरेंस वेरिएबल मिल गया, तो आप उस रेफरेंस वेरिएबल को भले फंक्शन के अंदर हो या फंक्शन के बाहर हो या क्लास के अंदर हो, आप डॉट करके उसके मेथड्स को और उसके एट्रीब्यूट्स को एक्सेस कर सकते हैं। ये समझ रहे हैं बात को थोड़ी सी? जी बोले। कंफ्यूज कर रहा है? मैं एक बात बताता हूँ। अगर पेंट के अंदर P4 डॉट जेंडर कहेंगे तो 1 2 3 है। कहाँ पर? अगर हम मान लें पेंट लगाते हैं बाहर, हाँ, P4 डॉट जेंडर तो 1 2 3 आएगा। बिल्कुल आएगा। क्यों? चूंकि हमने उसको क्या कर दिया है? चेंज कर दिया है। person5 डॉट नेम में हमारे पास इसलिए है क्योंकि हमने P5 को रिटर्न किया है लीड के अंदर। ठीक है। देखिए इस बात को समझे, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था ना, एक चीज़ हमने की थी यहाँ पे, पॉइंट और लाइन की हमने क्लास बनाई थी, ठीक है। पॉइंट और लाइन की क्लास बनाई थी। आप लोग जरा एक चीज़ देखें, मैंने यहाँ पे पॉइंट डॉट एक्स किया था। सेल्फ तो क्या था भाई हमारा? वो ऑब्जेक्ट होगा जिस पर हम ये मेथड कॉल कर रहे होंगे। याद है ना भाई किस तरीके से था? L1 हमारा वो ऑब्जेक्ट का नाम था, या रेफरेंस वेरिएबल बोल लें, उसकी मदद से मैंने उस मेथड को कॉल किया, ठीक है। तो L1 आपको क्या बन के जा रहा है अंदर? सेल्फ बन के जा रहा है। L1 क्या बन के जा रहा है अंदर? सेल्फ बन के जा रहा है। और P1 क्या है आपका? किसको मिलेगा P1? पॉइंट को मिलेगा। P1 किसको मिलेगा? फंक्शन मेथड के अंदर पॉइंट को मिलेगा। मेरी बात समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? तो मैंने उस ऑब्जेक्ट को, अच्छा जरा देखें, और P1 आपका क्या था? P1 आपका क्या सिर्फ सिंपल सा वेरिएबल है? सिंपल क्या बोलूँगा उसको, स्ट्रिंग है क्या, या कोई सिंपल वेरिएबल है दूसरा? देखिए समझे, P1 में नंबर बनाया था ये था। P1 खुद क्या है? इटसेल्फ एक पॉइंट का ऑब्जेक्ट है या रेफरेंस वेरिएबल है, समझ रहे हैं? तो मैंने एक ऑब्जेक्ट को उठाकर या रेफरेंस वेरिएबल को उठाकर कहाँ भेजा? एक दूसरी क्लास के अंदर भेजा। ये दूसरी क्लास है ना लाइन की, मैंने उस ऑब्जेक्ट को उठा के एक दूसरी क्लास के अंदर भेजा, सही है। वो किस तरह भेजा? जस्ट उस P1 के अंदर मेरा रेफरेंस सेव हुआ है, मैंने जस्ट उस P1 को यहाँ लिखा, ठीक है। तो हुआ क्या कि यहाँ से डेटा उठा, रेफरेंस वेरिएबल कहाँ गया आपके पास? इस मेथड को मिला पॉइंट के अंदर, मतलब पॉइंट ने क्या किया? उस P1 को डेटा को गेट किया या रेफरेंस को गेट किया, समझ रहे हैं? तो अब हो क्या रहा है कि आपका
क्लास के बाहर P1 यहाँ पर देखें, P1 किसी एक लोकेशन को पॉइंट आउट कर रहा होगा। ये इमेजिन कर रहे हैं आप लोग? इसी पॉइंट पे चल रहे दोबारा से कि भाई लेट से आपका P1 यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। तो क्लास के बाहर जब मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, P1 के अंदर क्या हो गया, इस जगह का लोकेशन, इस जगह का एड्रेस सेम हो गया। समझ रहे बात को? लेकिन मैंने इसी एड्रेस को उठा के कहाँ भेजा, मैंने इस तरह से इस एड्रेस को भेजा कहाँ पर, एक दूसरी क्लास के अंदर। और क्लास के अंदर इस मेथड के अंदर ऐसी क्या चीज़ है जो उसको गेट करेगी, ये पॉइंट आपका दूसरा पैरामीटर है जो उस P1 के एड्रेस को गेट करेगा। ये समझ रहे हैं? तो अब हुआ क्या, जैसे इस पॉइंट ने आपके उस P1 के रेफरेंस को गेट किया, तो अब दो आपके रेफरेंसेस हो गए। मतलब पॉइंट भी क्या कर रहा है आपका, इसी लोकेशन को टारगेट कर रहा है या उसी तरफ पॉइंट आउट कर रहा है। समझ रहे हैं? तो हमने असल में ये काम पहले ही कर लिया है, लेकिन थोड़ा सा इसको डिटेल में समझ रहे तो थोड़ा सा हो सकता है मुश्किल लग रहा हो, लेकिन पॉइंट समझाने का ये है कि भैया आपने जब एक मरतबा ऑब्जेक्ट बना लिया तो अब आप उसको डॉट डॉट करके उससे डेटा निकाल सकते हैं और मेथड्स को भी कॉल कर सकते हैं। तो देखिए मैंने पॉइंट डॉट एक्स लिखा। पॉइंट डॉट एक्स का मतलब क्या है कि भाई जो तुम्हें ऑब्जेक्ट मिला है ना, पॉइंट के अंदर ऑब्जेक्ट रिसीव हुआ है, ठीक है, उसका एक्स निकालो, उसका एक्स कोऑर्डिनेट निकालो, इसी तरीके से उसका वाई कोऑर्डिनेट भी निकालो। समझ रहे हैं बात को? तो बिल्कुल इसी तरीके से हम मेथड्स को भी एक्सेस कर सकते हैं। हम एक क्लास के मेथड्स को बना के जब दूसरी क्लास में भेजेंगे तो हम वहाँ पे मेथड्स को भी एक्सेस कर सकते हैं, और यही चीज़ हमारी एग्रीगेशन है। पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास हमारा टॉपिक है एग्रीगेशन और इनहेरिटेंस, ये हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला, ठीक है। तो बस पॉइंट समझ आ रहा है मेरा क्या बताना चाह रहा हूँ, कि एक मरतबा ऑब्जेक्ट आपने बना दिया, फिर आप अपनी लॉजिक को फॉलो करें। मतलब जो कॉन्सेप्ट है उसी पे रहें कि भाई P4 आप भेज रहे हैं ऑब्जेक्ट, तो अंदर कौन गेट कर रहा है उस ऑब्जेक्ट को, ह्यूमन गेट कर रहा है। मतलब अब ह्यूमन भी उसी P5 को पॉइंट आउट कर रहा है, सॉरी P4 को पॉइंट आउट कर रहा है, सही है। उसी जगह को अपने पास माइंड में ले आए, इमेजिन कर लें कि किसी लोकेशन पे जाके ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ और उसको हमने क्या नाम दे दिया, P4 का नाम दे दिया। उसका एड्रेस कहाँ पे सेव कर दिया हमने, P4 में। उसी P4 को उठा के हमने कहाँ भेजा, फंक्शन के अंदर भेजा, और फंक्शन के अंदर उसी चीज़ को किसने गेट किया, ह्यूमन को। तो ह्यूमन भी अब क्या कर रहा है, उसी P4 वाली जगह को पॉइंट आउट कर रहा है, ठीक है। मतलब ह्यूमन भी क्या किस तरह बिहेव करेगा, ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा। तो अगर मैं डॉट डॉट करके चीज़ें लिखूंगा तो मैं उससे डेटा को निकाल भी सकता हूँ, डेटा को अपडेट भी करवा सकता हूँ, ठीक है। तो ह्यूमन डॉट जेंडर किया और 1 2 3 इसमें असाइन कर दिया। फिर मैंने क्लास के फंक्शन के अंदर एक और ऑब्जेक्ट बना दिया, उसको नाम क्या दिया मैंने, P5 के अंदर उसका रेफरेंस स्टोर करवा दिया, और फिर P5 को रिटर्न किया। सही है। रिटर्न करने का मतलब क्या हुआ कि मैं इसको एक अलग वेरिएबल में सेव करूंगा। तो वो क्या है, P5 आपका एक न्यू लोकेशन का एड्रेस है, ठीक है। एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, उसका एड्रेस P5 में सेव हुआ है, लेकिन उसी एड्रेस को मैं किस में भी सेव करवा रहा हूँ, person5 में भी सेव करवा रहा हूँ। तो जब person5 डॉट नेम करके मैं इसको कॉल करूंगा, प्रिंट करूंगा, तो भाई मुझे उसी जगह का मुझे डेटा मिलेगा ना, ठीक है। समझ पा रहे हैं बात को? तो बस पॉइंट ये है समझाने का जी। हम एक फंक्शन में रिटर्न को एक ही बार इस्तेमाल कर सकते हैं या डिफरेंट वर्ड्स पे रिटर्न चला सकते हैं? अगर आपकी कंडीशनल स्टेटमेंट तो आप मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हैं। लेकिन आपने कहा था जैसे रिटर्न पे कोई पहुंचेगा तो वो क्लोज हो जाएगा। हाँ, रिटर्न के बाद आगे नहीं चलता वो, कंडीशनल स्टेटमेंट चल जाएगा अलग अलग। अगर एक कंडीशन ट्रू हुई तो उसका रिटर्न चलेगा, एलिफ अगर वो फॉल्स हो गई तो एलिफ चलेगी, उसका रिटर्न चलेगा एक ही। लेकिन समझ रहे हैं बात को? हाँ, फंक्शन के अंदर फंक्शन लिखा हुआ है तो फिर मल्टीपल टाइम्स चलेंगे, पढ़ेंगे हम, बल्कि शायद पढ़ लिया हमने फंक्शंस ना, फंक्शंस पढ़े, याद देखिएगा, उसकी हमने एग्जाम्पल भी देखी थी, मल्टीपल रिटर्न्स हमने यूज़ किए थे, ठीक है। तो फंक्शन के अंदर फंक्शन को मल्टीपल टाइम्स हम रिटर्न को यूज़ कर सकते हैं। कौन सा? रेडियस और डायमीटर। हाँ एग्जैक्टली, कुछ इस तरह का हमने सॉल्व किया था। सही है भाई, क्लियर हो गई आप लोगों को ये बात? ठीक है जी भाई। मेसन भाई, अब्दुल राफे भाई, पीछे बताएं, पीछे हजरात। ठीक है, तो बस ये लास्ट पॉइंट है, फिर हम इनकैप्सुलेशन स्टार्ट कर रहे हैं। इसको थोड़ा जल्दी से देख लें।
अभी जो मैंने समझाया है ना, ये उसको प्रूफ दिखा रहा हूँ कि हमने क्या करा कि भाई देखें एक P4 का ऑब्जेक्ट बनाया, सही है। P4 में क्या हो गया, एक आपका एड्रेस सेव हो गया और मैंने उसकी आईडी प्रिंट करवा दी, सही है। सॉरी, तो क्या हुआ, मुझे यहाँ से एक एड्रेस मिल जाएगा, ठीक है, उस P4 का एक एड्रेस मिल जाएगा। फिर मैंने क्या किया, मैंने उसी P4 को उठा के कहाँ भेजा, फंक्शन के अंदर भेजा। फंक्शन के अंदर मैंने क्या कहा था, उसको कौन गेट कर रहा है भाई, ह्यूमन, या कुछ और आप उसका नाम रखना है, पैरामीटर का नाम कुछ भी रखना है, ठीक है। ह्यूमन ने उसको गेट किया, तो मतलब मैंने क्या कहा था कि आपका ह्यूमन एक आपका दूसरा रेफरेंस वेरिएबल बन गया है, किसका, P4 का। तो इसका मतलब क्या ये नहीं है कि उसका जो आईडी है, उसका जो एड्रेस है वो सेम होगा, सेम होगा ना। तो अगर ये सेम है तो भाई हमें इस वाले P4 की आईडी यानी एड्रेस और इस ह्यूमन का एड्रेस क्या मिलना चाहिए, एग्जैक्टली सेम मिलना चाहिए। समझ रहे हैं बात को? चले एग्जीक्यूट करते हैं इसको, जरा मैच करें, सेम है, समझ रहे हैं? तो भाई हमने क्या किया, बाहर से ऑब्जेक्ट को जब अंदर भेजा ना, तो अंदर वाला भी क्या हो रहा है, आपका एक रेफरेंस वेरिएबल बन जा रहा है। किस तरह से, बिल्कुल उसी तरीके से जो मैंने आपको ऊपर कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर मैं किसी के साथ इस तरह करूँ P2 = P1 लिखूँ, तो क्या होगा, आपका एक P2 रेफरेंस वेरिएबल बन गया। अगर मैं इसको लिखूँ फर्दर P3 = P2, तो क्या हो गया, आपके अब 3 रेफरेंस वेरिएबल बन चुके हैं, P1 भी, P2 भी, P3 भी। लेकिन सबके अंदर जो रेफरेंस जो क्या बोलेंगे उसको, एड्रेस सेम है, एड्रेस सेव हुआ वो क्या है, सेम है। भले आप P2 की हेल्प लें P3 को असाइन करने के लिए, P1 की हेल्प लें, बात तो एक ही हो रही है। क्लियर है ये बात, कोई मसला तो नहीं है। चलूँ आगे, ठीक है, बस इनकैप्सुलेशन स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो इनकैप्सुलेशन, कुछ नाम से कुछ समझ आ रहा है क्या हो रहा है? हाँ, ये अगर आप इसको थोड़ा सा सिमिलर देखें कि कैप्सूल से सिमिलर है, ठीक है, कैप्सूल के तकरीबन सिमिलर है ये। उसमें क्या होता है, आपकी पूरी एक बॉडी लगी हुई होती है और अंदर उसका कुछ केमिकल मौजूद होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम क्या करने वाले हैं, कॉन्सेप्ट भी कुछ इसी तरीके का है कि हमने कैप्सूल का जो वर्ड यूज़ किया होता है वो क्या होता है कि उसमें कुछ चीज़ हिडन है, ठीक है, जो कि एक्सेस नहीं हो सकती बाहर से, सही है, जो उसका केमिकल है वो एक्सेस नहीं हो सकता, पाउडर फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे भी हम क्या करने वाले हैं, कुछ इसी तरह का डेटा को हाइड करने वाले हैं, कुछ इसी तरीके से हम क्या करने वाले हैं, डेटा को हाइड करने वाले हैं, ठीक है। अब वो डेटा है क्या, इसको समझते हैं। पहले पॉइंट समझ आ रहा है कि इनकैप्सुलेशन के अंदर क्या बात होती है कि भाई डेटा को क्या कर दो, सिक्योर कर दो, डेटा को क्या कर दो, सेव कर दो, मतलब हाइड कर दो, ताकि बाहर क्लास के बाहर कोई उसको एक्सेस ना कर सके। सही है, ये बात समझ रहे हैं? अच्छा, मैं क्या करता हूँ, मैं इसी क्लास की हेल्प लेता हूँ, सॉरी, और लेट से मैंने यहाँ पे क्या क्या लिखा, जेंडर आ गया, ठीक है, उसकी मैंने लिखी सैलरी, और क्या लिखे हैं, आईडी लिख लेते हैं, ठीक है। और कुछ माइंड में आ रहा है, एड्रेस हो सकता है, लेकिन मुझे हाइड करना है डेटा को। कुछ ऐसी चीज़ बताएं जो कि इंक्रीमेंट लिख लेते हैं। और मैं इनको क्या करूंगा, यहाँ पर भी मेंशन करूंगा ना, अच्छा, आईडी मुझे लग रहा है कोई कीवर्ड है, तो क्या करता हूँ मैं इसको अंडरस्कोर के साथ यूज़ कर लेता हूँ, सही है। अंडरस्कोर के साथ हम क्या कर सकते हैं, कीवर्ड्स को भी यूज़ कर सकते हैं, सही है। अब मैंने क्या किया, ये कुछ डेटा मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया पर्सन का, ठीक है। या लेट से इसको हम क्या बोल देते हैं, एम्प्लॉय बोल देते हैं, क्लास का नाम क्या रख देते हैं, एम्प्लॉय, सही। अच्छा, मैंने क्या किया, एक एम्प्लॉय बनाया E1 इक्वल्स टू, मैंने क्या किया, इस क्लास को कॉल किया और मुझे क्या क्या देना उसका,
डिटेल देनी है। सबसे पहले नेम दिया मैंने, फिर क्या दिया उसका जेंडर, फिर इंक्रीमेंट हम लेट से बोल देते हैं कि अमाउंट लिख लेते हैं, ठीक है। अभी एक कॉन्सेप्ट समझाना है, मैंने लेट से लिख दिया 5000 सिंपल, ठीक है। और सैलरी लेट से लिख देते हैं उसकी 28,000, और उसके बाद आईडी है जो कि एम्प्लॉय है ना कंपनी का, तो लेट से उसकी आईडी है 3456, ठीक है, ये आईडी है। तो हम आईडी को क्या कर सकते हैं, बन भी कर सकते हैं, मतलब स्ट्रिंग भी बना सकते हैं और ऐसे इंटीजर भी छोड़ सकते हैं, मर्जी है, सही। आईडी में हमने कोई कैलकुलेशन परफॉर्म तो करनी नहीं होती, तो इसलिए हमारे हाथ में ये, ठीक है। अच्छा, ये मैंने बना दिया ऑब्जेक्ट, ठीक है, और उसका रेफरेंस कहाँ पर सेव हो गया, E1 में सेव हो गया, ठीक है। अच्छा, अब आपको मालूम है कि अगर मुझे डेटा को एक्सेस करना हो तो हम क्या करते हैं भाई, E1 करते मतलब उस रेफरेंस वेरिएबल को यूज़ करेंगे और डॉट करेंगे, तो हमें सारे के सारे ये जो हमने अंदर एट्रीब्यूट्स बनाए हैं या जो डेटा पॉइंट्स बनाए हैं सारे के सारे हमें एक्सेस हो रहे होते हैं। तो जब मैंने E1 डॉट किया तो ज़रा देखें, आईडी, जेंडर, इंक्रीमेंट, नेम, सैलरी, वो पांचों के पांचों एट्रीब्यूट्स मुझे शो हो रहे हैं। तो अगर मैं सॉरी अगर मैं लिखता हूँ सैलरी और इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो मुझे उसकी सैलरी पता चल पा रही है, उसकी सैलरी मालूम हो रही है 28,000, ठीक है। अब इसको इस तरह समझें, लेट्स से कि भाई आप ना किसी कंपनी के लिए क्लास बना रहे हैं, ठीक है। जब रियल वर्ल्ड में काम करते हैं ना तो आप हमेशा क्लास के थ्रू ही काम करते हैं, ठीक है। अब आप बहुत सारी क्लासेस बना रहे हैं, एक कंपनी की क्लास बना रहे हैं, उसकी एम्प्लॉय की क्लास बना रहे हैं, उसकी HR की क्लास बना रहे हैं, ठीक है, अकाउंट डिपार्टमेंट की अलग क्लास बना रहे हैं, ठीक है। उसमें सारी लॉजिक्स आपने हैंडल की हुई है कि भाई HR क्लास के अंदर ये चीज़ें होंगी, अकाउंट डिपार्टमेंट्स के अंदर ये चीज़ें होंगी, और इतने इतने फंड्स को मैनेज कर रहे होंगे, जो भी आपने सारी डिटेल उन क्लासेस में लिखनी होती है, सही है। अब पॉइंट समझिएगा कि लेट से आपने उसमें से एक क्लास बनाई जिसका नाम क्या रखा, एम्प्लॉय, जिसमें एम्प्लॉय से रिलेटेड उसकी इन्फॉर्मेशन होगी, सही है। टैक्स डिडक्शन कितनी होगी, उसका इंक्रीमेंट कितना होगा, सारे आपने मेथड्स इंप्लीमेंट किए हुए हैं, ठीक है। अब मुझे सोच के बताएं कि आपकी वो क्लास फुल बन चुकी है, मतलब आपने पूरी वो क्लास बना ली, ठीक है, लेकिन आपने क्या किया, आपने इन एट्रीब्यूट्स को जो कि इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स है, लाइक उसकी सैलरी हो गई, ठीक है, और इंक्रीमेंट हो गया, मेरे लिहाज से इन दो एट्रीब्यूट्स को हर किसी को एक्सेस नहीं होना चाहिए, मतलब हर कोई इन दोनों एट्रीब्यूट्स को एक्सेस नहीं कर सके, क्योंकि सैलरी किसको पता होती है, एम्प्लॉय को खुद को मालूम होती है या HR वगैरह को या अकाउंट डिपार्टमेंट को, इन लोगों को मालूम होती है, ऐसी है ना। अगर मुझे बताएं कि आपके पास प्रोग्रामर्स काम कर रहे हैं, ठीक है, सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं, और आपने इन एट्रीब्यूट्स को ऐसे ही रखा हुआ है, ठीक है, पब्लिक रखा हुआ है जिसकी हमने बात की थी, ठीक है, तो क्या होगा, कोई भी आएगा प्रोग्रामर वो एम्प्लॉय का नाम रखेगा, ठीक है, या उस ऑब्जेक्ट को गेट कर लेगा, ठीक है, कि ऑब्जेक्ट क्या बना हुआ है, डॉट करके उसकी सैलरी को रीड कर सकता है, आराम से सैलरी को निकाल सकता है। समझ रहे हैं बात को, इसने पाँव दबाया गया इसमें, खैर। तो ये क्या है, ये कोई प्रैक्टिस नहीं होती। तो हमें जो सेंसिटिव डेटा होता है उसको क्या करना होता है, हाइड करना होता है। क्या करना होता है, उसको हाइड करना होता है। अब उसको हाइड करने के लिए क्या करते हैं, बहुत सिंपल सा काम है। हाइड करने को क्या बोलते हैं, हम उसको प्राइवेट बनाना बोलते हैं। क्या बोलते हैं कि हम एट्रीब्यूट को क्या बना देंगे, प्राइवेट बना देंगे, सही है। तो मैं क्या करूँगा, मैं उस एट्रीब्यूट के नेम से पहले आऊँगा और जस्ट क्या यूज़ करूँगा, डबल अंडरस्कोर का यूज़ कर लूँगा। क्या करूँगा, डबल अंडरस्कोर का यूज़ कर लूँगा, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, मेरा ये सैलरी वाला एट्रीब्यूट प्राइवेट बन जाएगा। प्राइवेट बनने का मतलब ये है कि भाई क्लास के बाहर अब अगर कोई सैलरी को एक्सेस करेगा तो वो उसको नहीं पता चल सकेगी। दिखाता हूँ मैं, ठीक है। और मुझे किसको भी प्राइवेट बनाना है, इंक्रीमेंट को भी मुझे प्राइवेट बनाना है, तो मैंने इसके लिए भी डबल अंडरस्कोर का यूज़ कर लिया, ठीक है। चले एग्जीक्यूट किया, फिर से एग्जीक्यूट किया। अभी आप लोगों के सामने था कि जब मैंने E1.salary किया था तो मुझे उसका डेटा मिल गया था। अब ज़रा देखिएगा, मैंने E1 किया और डॉट लगाया, ठीक है। तो क्या दिख रहा है मुझे, सैलरी मिल रहा है, ठीक है, सैलरी दिख रही है। अच्छा, इसको ज़रा अगर मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, ठीक है, क्या दिखा रहा है आपको, ये एरर दिखा रहा है। क्या बोल रहा है भाई, एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट सैलरी, ठीक है। अच्छा, ये डबल अंडरस्कोर पत्ती क्यों दिखा रहा है, इसको दिखाना नहीं चाहिए था। इसको इस तरह समझें कि भाई आपको मालूम है अगर कोई एम्प्लॉय की क्लास है उसमें लाजमी एक एट्रीब्यूट तो होगा सैलरी करके, ठीक है। आपके माइंड में क्या है कि वो सैलरी करके होगा, ठीक है, गेस आपने किया। तो मैं इसी को प्रिंट करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या करेगा, ये एरर दिखा देगा सॉरी।
कि भाई सैलरी का एट्रीब्यूट हमारी क्लास में मौजूद नहीं है, ऑल्दो कि वो मौजूद है लेकिन हमने क्या किया वो उसको प्राइवेट बनाया हुआ है, तो उस एट्रीब्यूट का एक्सेस किसी और के पास नहीं है। कोई क्लास के बाहर उस एट्रीब्यूट को एक्सेस नहीं कर सकता, क्लास के अंदर कर सकता है, समझिएगा बात को, लेकिन क्लास के बाहर नहीं कर सकता। ठीक है, यही पूरी चीज़ आपकी किस में आती है, यही पूरी चीज़ आपकी आती है इनकैप्सुलेशन के अंदर, कि आपने क्या किया सैलरी और इंक्रीमेंट को इनकैप्सुलेट कर दिया, सैलरी को और इंक्रीमेंट को क्या कर दिया इनकैप्सुलेट कर दिया। तो अगर मैं लिखूँ इवन डॉट क्या था हमारा वो इंक्रीमेंट, ठीक है, तो अगर मैं इंक्रीमेंट बगैर अंडरस्कोर के लिखूं या अंडरस्कोर के साथ लिखूं तो दोनों ही सूरत में क्या बताएगा मुझे कि भाई वो चीज़ यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, एट्रीब्यूट इस तरह का कोई है ही नहीं क्लास के अंदर, और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने उसको प्राइवेट बना दिया। समझ रहे हैं बात को, क्लियर हो रही है भाई, जरा जल्दी से बताएं। तो हमने क्या किया इस तरीके से, अच्छा मेरे ख्याल में शायद सही है, ठीक है। अच्छा देखें हुआ क्या कि ये प्राइवेट होगा एट्रीब्यूट्स, सही क्लियर है यहाँ तक सबको। हमने अभी किसको प्राइवेट बनाया है, एट्रीब्यूट्स को, सैलरी और इंक्रीमेंट। लेट से मेरे पास एक फंक्शन है सिंपल सा, ठीक है, मैं बोलता हूँ डेफ शो इंक्रीमेंटेड सैलरी, कि भाई जो इंक्रीमेंट के बाद सैलरी ना उसको शो करवाओ। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखूँगा मैं, ज़रा जल्दी से बताएं, ब्रैकेट में क्या लिखूँगा, एक मेथड बना रहा हूँ मैं सेल्फ। क्लास के अंदर अगर आप फंक्शन बना रहे हैं, सॉरी मेथड बना रहे हैं ऑब्जेक्ट के लिए, तो सेल्फ लाजमी आएगा। ठीक है, मैंने सेल्फ लिखा और फिर मैं क्या करूँगा, इंक्रीमेंट कहाँ पर पड़ा हुआ है मेरे पास, ये पड़ा हुआ है ना। ठीक है, तो मैं क्लास के अंदर अगर लिखूँ सेल्फ डॉट डबल अंडरस्कोर इंक्रीमेंट, तो मुझे यहाँ पे एक्चुअली डेटा मिल जाएगा। अभी मैंने बताया कि क्लास के अंदर हम क्या कर सकते हैं, हम क्लास के अंदर रहते हुए पब्लिक प्राइवेट एट्रीब्यूट्स को भी एक्सेस कर सकते हैं, बाहर नहीं कर सकते। सही है, तो अगर मैं सेल्फ डॉट इंक्रीमेंट लिखूंगा मुझे एक्चुअल वो वैल्यू मिल जाएगी। और अगर मैं इसको यूँ भी लिखता हूँ प्लस सेल्फ डॉट डबल अंडरस्कोर सैलरी, ठीक है, तो यहाँ पे भी मुझे उस सैलरी की वैल्यू मिल जाएगी। क्यों, क्योंकि भाई क्लास के अंदर हूँ मैं अभी तक, समझ रहे हैं। और मैंने क्या किया, इन दोनों को प्लस कर दिया, समझ पा रहे हैं यहाँ तक भाई। और क्या करूँगा, मैंने इसको रिटर्न कर दिया, क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया कि भाई क्या हो, इंक्रीमेंट होकर सैलरी आपको इतनी बढ़ेगी। सही है, मैंने इसको एग्जीक्यूट किया। ठीक है, दोबारा से मैंने इसका ऑब्जेक्ट बनाया और अब की मर्तबा मैं नीचे आता हूँ तो ज़रा देखिएगा, जब मैं इवन करूँगा, इवन डॉट और ये मेथड देखिए, मेथड आई है मेरे पास, इसको मैं कॉल करूँगा, मुझे उसकी इंक्रीमेंटेड सैलरी मिल रही है। तो मतलब कहने का ये कि भाई आपका ये मेथड भी क्या है, अभी तक पब्लिक है, पब्लिक है ना, तो मैं इसको भी क्या बना सकता हूँ, प्राइवेट बना सकता हूँ। काम वही है, काम क्या करना होगा मुझे, डबल अंडरस्कोर लगा दूंगा बस में जाके। ठीक है, तो अगर लेट से मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, दोबारा से एग्जीक्यूट करता हूँ इस क्लास वाली सेल को, इसको दोबारा से एग्जीक्यूट किया और अब मैं नीचे आके अगर लिखता हूँ इवन डॉट, ठीक है, शो इंक्रीमेंटेड सैलरी दिखा रहा है, सही है, लेकिन ये काम नहीं करने वाला। क्यों, पढ़े तरह क्या बोल रहा है भाई कि ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट शो इंक्रीमेंटेड सैलरी, कि इस तरह करके कोई मेथड एग्जिस्ट ही नहीं करता। समझ रहे बात को, तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, यही चीज़ आपकी क्या कहलाती है, एनकैप्सुलेशन कहलाती है। क्लियर है, अच्छा अब सबको क्लियर है भाई, आगे चलो। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट एक देखें, हमने एक एटीएम क्लास बनाई थी लास्ट टाइम, यहाँ पर थी, कहाँ थी वो, फ्रैक्शन। एक पॉइंट समझाता हूँ जरा, चलें मुझे ज़रा बताएं कि भाई हमारे पास ये जो एटीएम की गिलास है, इसमें हमारे पास क्या क्या चीज़ें पब्लिक होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें प्राइवेट होनी चाहिए, और उसकी पेन भी प्राइवेट। अभी दो ही हमारे पास एट्रीब्यूट्स है, तो दोनों को क्या होना चाहिए भाई, प्राइवेट होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, मैंने डबल अंडरस्कोर लगाया दोनों के पीछे, ठीक है, और क्या बना दिया, इनको प्राइवेट बना दिया। एग्जीक्यूट किया, अगर मैं लिखता हूँ A1 इक्वल्स टू
एटीएम इसी तरह ऑब्जेक्ट बनेगा ना भाई हमारे पास, ठीक है। एग्जीक्यूट किया, एग्जीक्यूट हो गया, सही है। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे पिन को भी लिख लेता हूँ, पिन और बैलेंस। पिन आ जाएगा यहाँ पर और यहाँ पर आ जाएंगे बैलेंस। अच्छा, इसको पिन दे देते हैं हम लेट से 1 2 3 4 और बैलेंस है 50,000, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट बना दिया, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा आपका ऑब्जेक्ट अभी तो हमारे सामने इस तरीके से बन रहा है, लेकिन रियल टाइम में क्या हो रहा होगा कि आपका ये बैंक डील कर रहा होगा। कौन डील कर रहा होगा इस चीज़ को? पिन कौन सेट करता है? कॉल आती है ना हमारे पास कि भाई पिन सेट करने के लिए आप क्या कर रहे हैं, हमारी कॉल डिस्कनेक्ट होगी, कस्टमर सपोर्ट इस तरह से बात करती है कि हमारी कॉल डिस्कनेक्ट होगी, आपको सर्वर से कनेक्ट करवा रहे हैं, आपने पिन डालनी है और जो पिन आप लिखेंगे वो सिर्फ सर्वर को पता होगी और आपको पता होगी, समझ रहे हैं। तो मतलब पिन भी क्या होती है, सिर्फ बंदे को पता होती है और उसका डेटा कहाँ मौजूद होता है, बैंक के डेटा बेसिस में मौजूद होता है। अमाउंट का भी यही सीन है, अगर आपने अमाउंट कुछ जाकर डिपॉजिट करवा दी बैंक के अंदर तो भाई आपको मालूम है या बैंक वालों को मालूम है या बैंक के अंदर उसका डेटा पड़ा हुआ है बैंक के डेटा बेसिस में, समझ रहे हैं बात को। इन 3-4 लोगों के अलावा या इन 3-4 डिपार्टमेंट्स के अलावा किसी और को इस इंफॉर्मेशन का एक्सेस नहीं होता, ये समझ रहे हैं बात को। तो अगर मैं लिखता हूँ A1 डॉट करूँ तो मुझे क्या दिखा रहा है, ये पिन और बैलेंस दिखा रहा है। मुझे लग रहा है कि इसमें कोई मसला आया हुआ है, दिखाता नहीं है वरना ये, ठीक है। एट्रीब्यूट्स को ये शो ही नहीं करता, सही है। मैं इसको फिर भी चेक कर लूँगा, लेकिन मुझे यहाँ तक याद पड़ रहा है कि एट्रीब्यूट्स को डबल अंडरस्कोर के साथ भी नहीं दिखाता, वरना ऐसा तो फिर पता चल जाएगा हैकर को। अगर हैकर आया लेट से, उसको पता चला भाई कि बंदे ने जो एटीएम पे कोड डिप्लॉय किया हुआ है ना, उसकी क्लास का नाम ये है, लेट से एटीएम नाम है उस क्लास का, सही है। तो क्या करेगा, वो एटीएम का एक ऑब्जेक्ट बनाएगा, सर्वर से समहाउ कनेक्ट होकर क्या करेगा, एक ऑब्जेक्ट बनाएगा और जैसे ही ऑब्जेक्ट का नाम लिख के डॉट दबाएगा तो उसको सारे के सारे एट्रीब्यूट्स दिख जाएंगे। तो फायदा क्या हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से दिखता नहीं है ये वाली चीज़, ठीक है। खैर सिर्फ पिन दिखाता है ये, ठीक है, पिन दिखाता है या बैलेंस दिखाता है और प्रोबेबली शायद वो भी नहीं दिखाता, मैं उसको कंफर्म कर दूंगा। खैर मैंने पिन लिखा, एरर दे देगा, क्योंकि क्या है भाई वो प्राइवेट बने हुए, सही है। लेकिन अब जो मैं करने वाला हूँ ना, उससे आप लोग काफ़ी शॉक हो जाएंगे, और वो क्या है, लेट से मैंने लिखा एक चीज़ A1 डॉट मिल गए मुझे पिन, ठीक है। और अगर मैं यही सिंटैक्स अप्लाई करूं, बैलेंस आ गया उसका, ठीक है। तो ये क्या बात हुई, अभी तो हम बोलेंगे हमने प्राइवेट बना दिया और फिर हम क्या कर रहे हैं, उसके डेटा को एक भी एक्सेस कर पा रहे हैं। पब्लिकली प्राइवेट, क्योंकि एक जो एडिशन पब्लिक का होता है, हाँ वो प्राइवेट के होते हैं। हम करें पब्लिक देन प्राइवेट, इस तरह जो उसे नहीं, पब्लिक में तो कुछ लिखते ही नहीं हम, पब्लिक में सिंगल अंडरस्कोर भी नहीं आता, प्राइवेट के लिए हम डबल अंडरस्कोर का यूज़ करते हैं, ठीक है। पब्लिक के लिए कुछ भी यूज़ नहीं करते। तो भाई ये पॉइंट समझ आ रहा है कि क्या किया, एक तरफ तो हमने कहा हमने प्राइवेट कर दिया, दूसरी तरफ हम उस डेटा को एक्सेस भी कर पा रहे हैं, सही है। तो आप पॉइंट समझें, देखें यही चीज़ है कि लास्ट टाइम मैं एक और काम कर रहा था, मैंने मतलब लास्ट टाइम हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था ना, जो मैंने कहा था फिलोसफिकल क्वेश्चन है कि अगर गॉड प्रोग्रामर हैं और हम ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, और वर्ल्ड एक क्लास है, तो उस टाइम पे मैंने जो है ना इनिट को लिखा था, तो इनिट ने क्या किया था, उस ऑब्जेक्ट का एड्रेस प्रिंट करवा दिया था, और मैंने कुछ इस तरह से किया था, पत्नी काम को मैं दिखा देता हूँ। लेट्स मैंने लिखा A1 डॉट डबल अंडरस्कोर इनिट और ब्रैकेट बनाया हुआ था, ठीक है। कुछ इस तरीके से किया था, याद आ रहा है आप लोगों को। तो उसने हमें आईडी दिखा दी थी, ठीक है। मैं देख के बताता हूँ कौन से लेक्चर में डिस्कस किया था, शायद 30 लेक्चर में था। खैर हुआ क्या था कि उसने हमें ऑब्जेक्ट का एड्रेस दिखा दिया था, सही है। अब होता क्या, देखें पाइथन के अंदर ना कुछ भी क्या बोल सकते हैं, ट्रूली प्राइवेट नहीं होता, मतलब कुछ भी प्राइवेट नहीं होता। अगर हम ये बोले ना पाइथन के अंदर कुछ भी प्राइवेट नहीं होता, तो ये बोलना गलत नहीं है, सही है। अगर आपने प्राइवेट कर भी दिया ना, तो आप लोगों ने देखा मैंने किस तरह उसको एक्सेस किया, मैंने अंडरस्कोर लगाया, क्लास का नाम लिखा, क्लास का नाम एटीएम है ना हमारी, फिर मैंने क्या किया, डबल अंडरस्कोर करके उस एट्रीब्यूट का नाम लिख दिया। समझ पा रहे हैं बात को। सिमिलरली मैंने क्या किया, ऊपर पिन को एक्सेस करने के लिए अंडरस्कोर क्लास का नाम,
डबल अंडरस्कोर एट्रीब्यूट का नाम। तो इससे मुझे वो वाले एट्रीब्यूट्स मिलने हैं जिनको मैंने ऊपर प्राइवेट बनाया था। क्लियर हो रही है बात? तो इसी वजह से पाइथन के अंदर कोई भी चीज़, हम ये बोलते हैं कि पाइथन के अंदर कोई भी चीज़ ट्रूली या कंप्लीटली प्राइवेट नहीं होती। दूसरी लैंग्वेजेस में ऐसा नहीं होता। दूसरी लैंग्वेजेस में आपने एक मरतबा किसी वेरिएबल को, किसी एट्रीब्यूट को प्राइवेट बना दिया तो आप फिर उस पर कुछ भी अप्लाई कर लें, कुछ भी टेक्निक अप्लाई कर लें, आप उसको क्लास के बाहर एक्सेस कर ही नहीं सकते। ठीक है, समझ पा रहे हैं इस बात को? जैसे बैंक का लॉक होता है ना, जो बंद कर दिया तो बस चाबियों से ही खुलेगा वो, जहाँ पे पैसे रखे जाते हैं, देखा हो ना कभी, काफ़ी हैवी सा होता है वो। ठीक है, कुछ भी कर लें वो फिर नहीं खुलता इतने आराम से। बिल्कुल दूसरी लैंग्वेज में भी इसी तरीके से होता है। आपने किसी एट्रीब्यूट को प्राइवेट बनाया, बस अब आप कुछ भी अनथक मेहनत कर ले नहीं कर सकते। लेकिन पाइथन के अंदर ऐसा नहीं होता। सही है? क्लियर हो रही है बात? ठीक है, तो ये आपके पास क्या है पाइथन की, मतलब एक पाइथन का फीचर इसको बोल सकते हैं। अब किसी के लिए ये हो सकता है, किसी के लिए हो सकता है ये बड़ी वेट सी बात हो। ठीक है, किसी के लिए हो सकता है बड़ी वेट सी बात हो, और किसी के लिए हो सकता है ये यूजफुल भी हो। तो डिपेंड करता है, देखें एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन डिपेंड करता है। अब आपको मालूम है कि पाइथन के अंदर कुछ भी चीज़ ट्रूली प्राइवेट नहीं है, मतलब परफेक्टली प्राइवेट नहीं है, कम्प्लीटली प्राइवेट नहीं है, तो क्या आप पाइथन की मदद से फिर वो एटीएम वाला कोड लिख सकेंगे? नहीं ना। एटीएम वाला जो एक्चुअल कोड होता है, मतलब जो डिप्लॉय हो रहा होता है, वो इस पर पाइथन की मदद से नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि कुछ भी प्राइवेट है ही नहीं। सही है? लेकिन आपको ऐसी चीज़ें जो सब कुछ पब्लिक रखना है, ठीक है, तो आप उसके लिए क्या क्या कौन सी लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं? पाइथन का यूज़ कर सकते हैं। तो पॉइंट मैं समझाना चाह रहा हूँ कि अगर आपको कुछ प्राइवेट बना भी दिया है ना आपने, तो आप इस टेक्निक से उस प्राइवेट एट्रीब्यूट्स को भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो रही है बात? हाँ बोलें। अगर वो टपल की फॉर्म में मान ले एक्सेस कर सकते हैं कि चेंज थोड़ी कर सकते कर सकते हो, उसको टपल बना के रख सकते हैं आप, बिल्कुल। हैं, उससे कोई और चेंज तो नहीं कर सकता, एक्सेस कर पाएगा चेंज भी कर सकता है। नहीं, चेंज टपल चेंज नहीं होता, टपल तो इम्यूटेबल होते हैं। हाँ ठीक है, लेकिन अगेन अगर आप इसको रियल लाइफ के हिसाब से देखेंगे ना, तो हाँ इनक्रिप्ट कर सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट ऑप्शंस हो सकते हैं हमारे पास। ठीक है, तो पॉइंट ये समझाने का था कि भाई प्राइवेट एट्रीब्यूट्स बाहर एक्सेस हो सकते हैं, ये क्लियर है। लेकिन हम एटलीस्ट, अच्छा ये जो बात डिस्कस की है ना, ये मेजोरिटी को वैसे पता ही नहीं होती है। जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ रहे होंगे ना मेजोरिटी, उनको ये बात पता नहीं होती। उन्होंने बोला भाई प्राइवेट होगा तो होगा, फिर वो क्या कर रहे होते हैं, वो डायरेक्टली इस तरह से एक्सेस कर रहे होते हैं। लाइक से इवन डॉट सैलरी लिखा है इन्होंने, ठीक है, तो इस तरीके से एक्सेस कर रहे होते हैं वो। ठीक है, उनको भी पता नहीं होता कि हम फिर भी प्राइवेट एक्सेस को, एट्रीब्यूट्स को बाहर से भी एक्सेस कर सकते हैं, और टेक्निक आप लोगों को मालूम है। सही है, लेकिन पॉइंट समझ आ गया होगा कि कुछ भी यहाँ पे परफेक्टली प्राइवेट नहीं होता। सही है? अच्छा, अब एक बात समझिएगा, छोटी सी चीज़ है। मुझे यहाँ पर ठीक है, अच्छा अभी एक चीज़ ज़रा देखें जल्दी से। देखिए ये जो मेरे पास सारे के सारे जिसको हम एट्रीब्यूट्स बोल रहे हैं ना, क्या मैं इसको क्या था, इंस्टेंस वेरिएबल, इसको हमने पहले शायद जिक्र किया था। ठीक है, अब दोबारा समझे जरा डिटेल में, क्या मैं इनको इंस्टेंस वेरिएबल बोल सकता हूँ? बिल्कुल इंस्टेंस वेरिएबल बोल सकता हूँ, या मैं इसको क्लास का वेरिएबल बोलूँगा? इंस्टेंस वेरिएबल। क्यों? क्या हमने रिटर्न डिस्कस किया था? जो अपने आप कॉल हो जाए, अपने आप कॉल हो जाए? नहीं, वो तो इनिट, वो तो आपका कंस्ट्रक्टर होता है कॉल, उसकी वजह से सारे के सारे चल पड़ते हैं। सही है, लेकिन क्यों हमने इसको इंस्टेंस वेरिएबल कहा था? किसी के है माइंड में? दो चीज़ें, एक इंस्टेंस वेरिएबल होता है, एक होता है स्टैटिक वेरिएबल। मुझे असल में ये डिफरेंस बताना है, जरा जल्दी से बताएं, इसको बस कंप्लीट करना है हर हालत में आज इनकैप्सुलेशन वाले पार्ट को। चलें देखें, मेरी बात समझें, मैं यहाँ से कुछ डेटा कम करता हूँ, बल्कि एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, उसको नाम देता हूँ A2 का। ठीक है, यहाँ पे नाम लिख देता हूँ उसको मोहम्मद अली, मेल सेमिनर दे देते हैं, इंक्रीमेंट बढ़ा देते हैं कुछ, यहाँ पे इसकी वैल्यू बढ़ा देते हैं, और इसकी पिन को हम चेंज कर देते हैं। ठीक है, मैंने क्या किए, मैंने दो ऑब्जेक्ट्स बना दिए। ठीक है, दो ऑब्जेक्ट्स मैंने बना दिए, इसको एग्जीक्यूट किया।
सही। अब जब मैं नीचे आता हूँ और मैं लिखता हूँ E1 डॉट क्या लेट से नेम, ठीक है, क्या मिला मुझे अली, मैंने लिखा E2 डॉट नेम, क्या मिलेगा मोहम्मद अली, डिफरेंट मिल रहे हैं ना मुझे डेटा। कैसे पॉसिबल हो रहा है ये, कैसे पॉसिबल हो रहा है, समझे बात को। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। अगर मैंने नम का एक वेरिएबल बनाया और उसमें मैंने लेट से कोई डेटा स्टोर किया, सही है, मैंने अगर दोबारा से उस डेटा को यूज़ किया और उसमें कुछ और असाइन किया तो भाई क्या हो जाएगा, इसका ओवरराइट हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा, ओवरराइट हो जाएगा, और जो लेटेस्ट डेटा होगा वो सेव हुआ होगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा क्या चीज़ है, यहाँ पर ऐसी क्या चीज़ है भाई कि वो हमारे पास इन चीज़ों को हैंडल कर रहा है। कौन है वो, हाँ एग्जैक्टली। तो वो क्या चीज़ है यहाँ पे सामने मौजूद है आपके, सेल्फ, एग्जैक्टली। एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट के साथ क्या मूल लगा हुआ है, सेल्फ लगा हुआ है, जो बता रहा है कि भाई के इस एड्रेस पे जाओ, वहाँ पे इन सारी वेरिएबल्स को सेव करवा दो, इस एड्रेस पे जाओ, इन सारे वेरिएबल्स की ये वैल्यू सेव करवा दो। समझ पा रहे हैं बात को। उसी डायग्राम से इसको समझें कि लेट से ये आपका E1 है और ये क्या है आपका E2 है, समझ रहे हैं बात को। तो E1 के अंदर ये सारा का सारा डेटा अलग सेव हो रहा होगा, E2 के अंदर ये सारा का सारा डेटा अलग सेव हो रहा होगा, सही है, क्लियर हो रही है बात। तो आपके ये इंस्टेंस वेरिएबल इसीलिए कहलाते हैं कि भाई आपका ये ऑब्जेक्ट का डेटा स्टोर कर रहे होते हैं, ऑब्जेक्ट का डेटा स्टोर कर रहे होते हैं। क्या बोल रहा हूँ, ऑब्जेक्ट का, क्लास का नहीं बोल रहा, ठीक है। जो जो आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा ये जाएंगे डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पर और उनका डेटा ले जाकर स्टोर करवा देंगे। इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, इंस्टेंस वेरिएबल बोला जाता है। समझ पा रहे हैं बात को या नहीं, जल्दी से बताएं। ये आपका इंस्टेंस वेरिएबल हो गया। एक होता है हमारे पास स्टैटिक वेरिएबल। क्या होता है, स्टैटिक वेरिएबल, ठीक है। अच्छा, स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है, जिसकी वैल्यू सेम रहती है। स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है, उसकी वैल्यू सेम रहती है। जल्दी से समझ बताएं कि स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है, जिसकी वैल्यू सेम रहती है। अब लेट से मुझे यहाँ पे ना एक छोटी सी लॉजिक इंप्लीमेंट करनी है। वो लॉजिक क्या है कि भाई मैं चाह रहा हूँ कि ये जो आईडी है ना, हम इसको बाहर से असाइन नहीं करें, हम कुछ इस तरह की इसमें लॉजिक हैंडल करें कि हमारे पास वो आईडी ना हर एम्प्लॉय को एक यूनिक आईडी मिल रही हो। क्या मिल रही हो, एक यूनिक आईडी मिल रही हो। तो अगर मैं इस तरह से कोड लिखता हूँ, जरा समझिएगा। मैंने कहा लेट से सेल्फ डॉट ID 0 और फिर मैंने लिखा सेल्फ डॉट EID मतलब एम्प्लॉय आईडी, ठीक है, इक्वल्स टू सेल्फ डॉट ID +1। मैंने ये दो लाइंस लिखी हैं, जरा आप लोग सोच बताइए इसमें क्या हो रहा होगा। मैंने कहा भाई सेल्फ डॉट ID एक वेरिएबल बनाओ, ठीक है, एक वेरिएबल बनाओ और उसमें क्या स्टोर कर दो, उसकी आईडी को 0 स्टोर कर दो। और जब एम्प्लॉय आपका बन रहा हो तो क्या करो, उस एम्प्लॉय की आईडी के अंदर ऊपर से नंबर उठाओ और उसमें 1 प्लस करके उसकी EID में सेव करवा दो, मतलब एक EID का एक वेरिएबल बना दो, उसमें सेव करवा दो। सही है, यहाँ तक बात समझ आ रही है। तो अब अगर मैं आगे इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, उसी लाइन को दोबारा, कहाँ गई वो लाइन हमारी, ये दोबारा से एग्जीक्यूट किया, चल जाएगा, ठीक है। और अगर मैं आता हूँ, मैं आपसे बोलता हूँ, बताइए भाई जरा कि अगर मैं E1 डॉट EID करता हूँ तो क्या आउटपुट मिलेगा, और अगर मैं E2 डॉट EID करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा। हाँ भाई, अब सोचिए बताएं। 1 मिलेगा, दोनों जगह क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। समझिएगा बात को। यहाँ पे भी क्या मिला, ऊपर एग्जीक्यूट किया था हमने उसको, शायद इसको एग्जीक्यूट नहीं किया, सॉरी। प्लस इक्वल टू लगाया था। हाँ नहीं वो चलेगा, मैंने शायद इसको एग्जीक्यूट नहीं किया। ये भी एग्जीक्यूट करते हैं, हम नीचे देखते हैं। ठीक है, 1 आ गई। और E2 को देखें, E2 भी क्या हो गया, 1 आ गई। क्यों हो रहा है ऐसा, आप शायद पॉइंट समझ गए होंगे कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ, मैं असल में EID को ID को कहाँ रख रहा हूँ, कंस्ट्रक्टर के अंदर रख रहा हूँ। भाई जब जब आपका ऑब्जेक्ट बनेगा, आपका ID क्या हो जाएगा, दोबारा से 0 हो जाएगा। हर मर्तबा क्या हो जाएगा, हर एम्प्लॉय के लिए पहले 0 सेट कर देगा और फिर 0 में +1 करेगा तो क्या हो जाएगी वैल्यू हर एम्प्लॉय की 1, और उसको असाइन कर देगा EID के अंदर। तो फायदा तो कुछ नहीं हो रहा। हम तो ये चाह रहे हैं कि भाई जब जब इसका ऑब्जेक्ट बने ना, क्या हो, एक यूनिक ID बननी चली जाए जो क्या हो,
हर इम्प्लॉय के लिए डिफरेंट हो, हर इम्प्लॉय के लिए क्या हो, डिफरेंट हो। तो पता है क्या करना होगा, मुझे इस सेल्फ डॉट आईडी को ना, ये जो आईडी का ऑब्जेक्ट वेरिएबल है, इसको मैं ऑब्जेक्ट का एट्रीब्यूट नहीं बनाऊंगा, मतलब इसको मैं इंस्टेंस वेरिएबल नहीं बनाऊंगा। बट समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। देखें मसला क्या हो रहा है, अभी मैंने आपके सामने कोड रन करके दिखाया, जब जब आपके पास एक ऑब्जेक्ट बनेगा तो ये क्या होगा, सारा का सारा कोड दोबारा से चलेगा, आईडी आपकी 0 सेट हो रही होगी और 1 हो रही होगी हर किसी की आईडी, सही है। तो मतलब मैं चाह रहा हूँ कि भाई कि मेरी जो आईडी है ना, आईडी को मैं इंस्टेंस वेरिएबल नहीं बनाऊँ, यानी ऑब्जेक्ट का वेरिएबल नहीं बनाऊँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको क्लास का वेरिएबल बनाऊँगा। क्या करूँगा, क्लास का वेरिएबल बनाऊँगा, जिसको मैं क्या बोल रहा हूँ, स्टैटिक वेरिएबल। क्या बोल रहा हूँ, स्टैटिक वेरिएबल। तो करना क्या होगा, सिंपल सा हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से हटा देंगे, बाहर आ जाएंगे, कंस्ट्रक्टर के बाहर आ जाएंगे, ठीक है। क्लास का मुझे वेरिएबल बनाना है ना भाई, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिख लूँगा id इक्वल्स टू 1। क्या लिखा मैंने, id इक्वल्स टू 1। अब ये id आपका क्या है, एक क्लास का वेरिएबल है। क्या कहलाता है ये, क्लास का वेरिएबल या स्टैटिक वेरिएबल भी इसको बोलते हैं, ठीक है, जो आपकी मर्जी। अब अगर मैं नीचे जाके लिखूं, अगर मैं उस आईडी के अंदर इस 1 को इंक्रीमेंट करवा दूं तो क्या ख्याल है कि ये काम करेगा फिर, ठीक है, बता दो किस तरह करेगा। लेकिन सबसे पहले समझिएगा भाई, वो आपका जो वेरिएबल है वो किसका वेरिएबल है, ऑब्जेक्ट का या क्लास का। तो मुझे उसको एक्सेस करने के लिए क्लास का नाम यूज करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट का वेरिएबल नहीं है वो, समझिएगा बात को, ठीक है। देखें मैंने सेल्फ डॉट इंक्रीमेंट यूज किया था, इंक्रीमेंट किसका वेरिएबल है, ऑब्जेक्ट का वेरिएबल है, इंस्टेंस वेरिएबल है, समझ रहे हैं। और इंस्टेंस मतलब ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट का डेटा एक्सेस करने के लिए हम क्या करते हैं, सेल्फ का यूज करते हैं। लेकिन अब की मर्तबा जो मैंने आईडी लिखा है वो क्लास का वेरिएबल है, तो मतलब उसको एक्सेस करने के लिए मुझे क्लास का नाम यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्लास का नाम जो कि एटीएम है, सॉरी एम्प्लॉय है, ठीक है, और डॉट करूंगा तो देख रहे हैं आईडी आ गई हमारे पास। मैंने यहाँ पे आईडी लिखी और मैंने +1 करवा दिया। अब पता है क्या होगा, जब जब आपकी ये क्लास क्रिएट होगी ना, सॉरी क्लास का कोड चलेगा, मतलब जब जब आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो आपके पास आईडी क्या स्टार्ट होगी, पहले स्टार्ट इस तरह देखें, फर्स्ट टाइम चला आईडी में क्या सेव हो गया 1, ठीक है। हमने क्या बोला कि भाई उस 1 को उठाओ सॉरी, और उस 1 को क्या कर दो, +1 करो और हमारी ई आई डी के अंदर असाइन करवा दो। ई आई डी कितनी हो गई, 1 हो गई, नहीं ई आई डी कितनी हो गई अभी, अच्छा 2 हो गई है, सही है। हम क्या करेंगे, लॉजिक थोड़ी सी गलत हो गई है, इसको हम इस तरह से लिखेंगे, एटीएम डॉट, सॉरी एटीएम क्यों आ रहा है बार बार, एम्प्लॉय डॉट आईडी प्लस इक्वल्स टू 1, इस तरह से होगा, सॉरी गलती हो गई थी, ठीक है। तो क्या किया भाई, एम्प्लॉय आईडी उठाओ, एम्प्लॉय के अंदर क्या सेव है, एम्प्लॉय की आईडी में क्या सेव है 1, उठाओ किसको असाइन कर दो, ई आईडी के अंदर, इस एम्प्लॉय की आईडी को असाइन कर दो 1, और फिर क्या करो, एम्प्लॉय आईडी के अंदर 1 को इंक्रीमेंट भी करवा दो। समझ रहे बात को, एम्प्लॉय डॉट आईडी करके क्यों लिखा मैंने, क्योंकि भाई वो आपका क्लास का वेरिएबल है, तो इसलिए एम्प्लॉय डॉट आईडी लिखा, ठीक है। अब जब दोबारा ऑब्जेक्ट बनेगा तो अब एम्प्लॉय डॉट आईडी जब उठेगा तो उसमें क्या आ रहा होगा नंबर, नहीं देखें इसको इंक्रीमेंट करवाया था ना मैंने, तो अब की मर्तबा क्या हो चुका है आपका, ऊपर जाके वो इंक्रीमेंट हो चुका है, वो इटसेल्फ तो खुद स्टॉप रहेगा, मतलब स्टैटिक रहेगा, लेकिन हमने अंदर क्या किया, उसको इंक्रीमेंट करवा दिया, तो अब वो उठेगी 2, इसको असाइन होगी, सेकंड ऑब्जेक्ट को असाइन होगी, और फिर इंक्रीमेंट होगी क्या हो जाएगी, वो 3 हो जाएगी। समझ पा रहे मेरी बात को, चलिए जरा जल्दी से एग्जीक्यूट करके इसको वाइंड अप करते हैं। इसको एग्जीक्यूट किया, इसको भी एग्जीक्यूट किया, ठीक है। मैं आया, मैंने लिखा वही इवन डॉट ई आई डी, क्या मिलेगी भाई 1, a2 डॉट ई आई डी करूँगा क्या मिलेगी, हाँ भाई a2 को 2 मिलेगी ना, हमने लॉजिक हैंडल कर लिया, 2 मिली। और अब जरा मुझे बताएं, अगर मैं लिखता हूँ एम्प्लॉय डॉट आई डी, इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, क्या मिलेगी, अरसलान भाई सही बोल रहे हैं, क्या मिलेगी 3 मिलेगी। देखें भाई, आपने जब दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया तो आपने उसको इंक्रीमेंट करवाया नहीं करवाया, जब आपके पास ये सेकंड टाइम ऑब्जेक्ट बना तो एम्प्लॉय डॉट आईडी के अंदर क्या वैल्यू आई थी 2 आई थी, हमने उसको सेकंड एम्प्लॉय को असाइन करवा दिया और फिर उसको 1 इंक्रीमेंट करवाया तो क्या हो गया, उसकी वैल्यू 2 से
3 हो गई, अच्छा अगर आप दोबारा कॉल करें सही सही तो फिर अब 4 हो जाएगी। सर हम तो ऑब्जेक्ट को कॉल नहीं कर रहे ना, हम तो उसके वेरिएबल को कॉल कर रहे हैं। नहीं समझ नहीं पा रहे, चलो इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं ना, फिर टाइम ऊपर चला जाएगा, ठीक है। 5 मिनट्स बाकी है हमारे पास, इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं, ठीक है। लेकिन पॉइंट को समझिएगा कि हमें, अगर मैंने 2 ऑब्जेक्ट्स बना दिए ना, और अगर आप एम्प्लॉय आईडी को एक्सेस करेंगे, मतलब क्लास एट्रीब्यूट को एक्सेस करेंगे, तो क्या आएगा, वो 3 आएगा, क्योंकि वो आपका अपडेट हो चुका है, ठीक है। सोचिएगा इसको, चलो इसमें हम एंड करते हैं।